क्लास साइक्लोस्टोमेटा में आप जो चीज ध्यान रखनी है कि इसमें माइग्रेशन देखा जाता है। पहले तो ध्यान रख लो कि इसमें दो एग्जाम्पल्स हैं, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। एक तो पेट्रोमाइजॉन, आवाज नहीं, पेट्रोमाइजॉन, और दूसरा है मिक्सिन। आवाज नहीं, पेट्रोमाइजॉन और मिक्सिन। पेट्रोमाइजॉन का दूसरा नाम क्या है? लैम्प्रे, लैम्प्रे, आर ई वाई की आर ए वाई? आर ई वाई। और मिक्सिन का नाम क्या है? हैगफिश। ये कॉमन नेम है, हैगफिश, ये कॉमन नेम है। तो मिक्सिन का नाम हैगफिश और पेट्रोमाइजॉन का नाम क्या है? लैम्प्रे। अब साइक्लोस्टोम्स जो है वो माइग्रेशन दिखाते हैं, ध्यान रखना, इसके बारे में जिक्र कर रहा है एनसीईआरटी बुक। शो माइग्रेशन, किस तरह का माइग्रेशन है इसको ध्यान से देखिए। शो माइग्रेशन, जैसा कि हमने बताया कि साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो मराइन होते हैं। क्या होते हैं? मराइन। तो मान लो इधर ये समुद्र है, मराइन हैबिटेट है, और नदियां जहां आकर के समुद्र में मिलती हैं उसको इस्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्चुरी, या ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैकिश वाटर। तो इधर तुम रिवर लिख लो, ठीक है, या इस्चुरी लिख सकते हो, ठीक है, तुम वही लिखो, क्या बोलते हैं, रिवर ही लिखो। तो रिवर लिख लो। तो बेसिकली जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं उनके एडल्ट एडल्ट जो हैं वो रहते हैं समुद्र में। अब एडल्ट में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो मेल एडल्ट और फीमेल एडल्ट ये दोनों रहते हैं ओशन में। और जब इनको स्पानिंग करनी होती है, बच्चे पैदा करने होते हैं, तो ये माइग्रेट करके आते हैं कहां पर? रिवर में। रिवर में माइग्रेट करके आते हैं, समुद्र से तैरते हुए, समुद्र से तैरते हुए वो रिवर में आते हैं। रिवर मतलब जहां नदी का मुहाना है, नदी जा करके जहां समुद्र में मिलता है उस तरफ आते हैं। ये नहीं कि पूरा नदी में ऊपर चढ़ करके पहाड़ पर, हिमालय पर चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि नदियां पहाड़ों से ही आती हैं और फिर कहाँ बहते हुए कहाँ गिरती हैं? समुद्र में। तो समुद्र से तैरते हुए आएंगे और नदी में कुछ अंदर तक जा सकते हैं, इस्चुरी का जो एरिया है। तो माइग्रेशन एडल्ट किधर से किधर दिखाते हैं? समुद्र से रिवर के तरफ। और जब एडल्ट यहां पहुंच जाते हैं, एडल्ट जब यहां पहुंच जाते हैं, मेल और फीमेल, तो यहां ये फ्रेश वाटर में, मतलब रिवर मतलब फ्रेश वाटर, पूरी तरह से फ्रेश नहीं होगा क्योंकि मालूम है नदी जहां पर समुद्र में गिरती है वहां थोड़ा तो खारापन होगा, समुद्र और नदी दोनों का पानी मिक्स होगा, तो उसकी सैलिनिटी नदी से तो ज्यादा ही होगी लेकिन ओशन से कम होगी। मेरी बात समझ रहे हो? समुद्र ज्यादा खारा होगा, नदी जो है वो खारा नहीं होता, लेकिन जहां नदी और समुद्र मिलेगा वहां कुछ तो नदी वाले पानी में क्या आएगा? खारापन आएगा, समुद्र की वजह से, क्योंकि दोनों का मीटिंग पॉइंट है वो। तो ये जो मेल, जो फीमेल पेट्रोमाइजॉन या फीमेल एडल्ट है, वो अंडे प्रोड्यूस करेगी, अंडे देंगी बाहर पानी में। और जो मेल है वो क्या रिलीज करेंगे बाहर? स्पर्म रिलीज करेंगे उन्हीं अंडों के ऊपर। और बाहर जो है फर्टिलाइजेशन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्रेश वाटर की तरफ होगा या रिवर की तरफ होगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होगा और इनसे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर लार्वा बनेगा। क्या बनेगा? लार्वा। लार्वा मतलब जुवेनाइल, ठीक है। यानी कि इनके लाइफ साइकिल में लार्वा बनता है, और लाइफ साइकिल में जब लार्वा बनेगा मतलब डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो जो एनसीईआरटी बुक लिख रही है कि जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं रहते तो समुद्र में है, मरीन, लेकिन जब भी ब्रीडिंग सीजन आएगी
तो ये समुद्र से तैरते हुए मेल और फीमेल कहां पहुंच जाएंगे, ईश्वरी की तरफ पहुंच जाएंगे, नदी की तरफ पहुंच जाएंगे, और वहां जा करके फिर स्पानिंग करेंगे। स्पानिंग का मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म एंड ओवा इन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, स्पानिंग। देखो उसमें स्पानिंग की स्पेलिंग क्या लिखा है, SPAWNING, सही है, SPAWNING, सही है। चलिए, तो एग और स्पर्म रिलीज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है कि बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो कैसा फर्टिलाइजेशन हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बना, जाइगोट से फिर लार्वा बना, और लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होगी। आपको मालूम है लार्वा जब एडल्ट में चेंज होता है तो क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वा एकदम से तो एडल्ट में चेंज नहीं होगा, पहले लार्वा में कायांतरण होगा उसका, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे, उसके अंदर एनाटॉमिकल चेंजेस होंगे, तो फिर वो यंग वन में कन्वर्ट होगा, किसमें, यंग वन में, और वो यंग वन फिर ग्रो करके बड़ा हो जाएगा। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई, तो ये ध्यान रखना। तो लार्वा जो है वो उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा, और मेटामॉर्फोसिस हो करके, मैं लिख देता हूं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के बारे में पहले भी बता चुके हैं ना अभी, तो अभी कुछ इसके ठीक पहले। तो मेटामॉर्फोसिस होगा, और लार्वा जो है वो यंग वन में चेंज होगा, लार्वा यंग वन में चेंज होगा, ठीक है, यंग वन में चेंज होगा। और ये यंग वन जो है फिर वापस, अच्छा ये यंग वन जो चेंज होगा उसमें भाई एक ही अंडा तो देगा नहीं, बहुत सारे अंडे देंगे, बहुत सारे स्पर्म रिलीज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा तो बहुत सारे जाइगोट बनेंगे, बहुत सारे जाइगोट बनेंगे तो बहुत सारे लार्वा बनेंगे, कुछ उसमें मेल लार्वा होंगे, कुछ उसमें फीमेल लार्वा होंगे, और जब उनमें मेटामॉर्फोसिस होगा तो कुछ मेल यंग वन में कन्वर्ट होंगे, कुछ फीमेल यंग वन में कन्वर्ट होंगे। तो जो यंग वंस होंगे उसमें मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, और ये फिर वापस लिखा है कि लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस मूव बैक टू ओशन। तो लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस लार्वा नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, यंग वन, और ये फिर इस लायक हो जाएंगे कि फिर नदी से वापस, जहां से जिस एरिया से उनके जो पेरेंट्स हैं आए थे, फिर उसी एरिया में वापस ये चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, उसी एरिया में ये चले जाएंगे, और जब यंग वन उस एरिया में चले जाएंगे वहीं पर ये ग्रो करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एडल्ट में। ये जो मेल और फीमेल यंग वन है, ठीक है, वो फिर ग्रो करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीज, ये बात तो सबको अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। तो जो माइग्रेशन हो रहा है साइक्लोस्टोम्स में, जो माइग्रेशन हो रहा है उसमें एडल्ट किधर से किधर माइग्रेट कर रहा है, ओशन टू रिवर, और यंग वन किधर से किधर माइग्रेट कर रहा है, रिवर टू ओशन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेशन हो रहा है। अच्छा, और ये भी लिख रहा है कि एडल्ट जो है स्पानिंग करने के बाद इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी एनर्जी इतनी खत्म हो जाती है, इतनी एनर्जी बचती नहीं कि जिंदा रह सके, तो कुछ दिनों के बाद ये एडल्ट मर जाते हैं आफ्टर स्पानिंग। तो स्पानिंग के बाद एडल्ट का क्या होता है, ये नहीं कि लौट जाते हैं, ये एडल्ट जो है ये मर जाते हैं। तो यानी कि ये जो एडल्ट आप देख रहे हो इनके बारे में लिख रहा है कि यही मर जाते हैं। कहां मर जाते हैं, जाके वहां मरने के लिए वापस नहीं जाते हैं, यही मर जाते हैं। एनर्जी इनकी खर्च हो जाती है, समुद्र से इतनी लंबी यात्रा करके नदी की तरफ आते हैं, और नदी में थोड़ा चढ़ना भी पड़ता है इस शुरू में, क्योंकि स्लोप तो ऐसा होता है, तो थोड़ा चढ़ना पड़ता है, अंदर तक नहीं लेकिन थोड़ी भी दूर तक। तो समुद्र में यात्रा किया, फिर थोड़ा इश्चुरी में ऊपर चढ़े, तो इतनी ज्यादा एग्जॉशन हो जाती है, एनर्जी इतनी खर्च हो जाती है कि फिर जिंदा नहीं बच पाते। तो उस दौरान वो स्पानिंग एग और स्पर्म रिलीज कर देते हैं, उसके कुछ समय बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो देखो क्या लिखा है, डाइज आफ्टर फ्यू डेज। तो डाइज आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू डेज, तो कुछ दिनों के बाद
इनकी मृत्यु हो जाती है आफ्टर स्पानिंग। ये बात सबको समझ में आ गई? तो स्पानिंग होने के कुछ दिनों के बाद एडल्ट की मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो गया? और एक चीज लिख लेना, एक नहीं दो चीज लिख लेना, जो साइक्लोस्टोम्स में माइग्रेशन होता है उसको बोलते क्या है? जब कोई भी क्रिएचर समुद्र से नदी के तरफ जाता है, माइग्रेट करता है तैरते हुए, तो उसको बोलते हैं कैटाड्रोमस माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? सही है? सही है ना? कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस दो टर्म आता है। माइग्रेशन दो तरह का होता है, कैटायन से एनायन की तरफ तो एनाड्रोमस, और एनायन से कैटायन की तरफ कैटाड्रोमस। जो जो कैटायन होते हैं, कैटायन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, और एनायन पर नेगेटिव। समुद्र जो है वो पॉजिटिव आयन में रिच होता है और नदी जो है वो नेगेटिव आयन में रिच होता है। ऐसे इसलिए नाम पड़ा है कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस। इसलिए नदी से समुद्र की तरफ जाएंगे, ध्यान से सुनना, नदी से समुद्र, समुद्र पर समुद्र की तरफ जा रहे हैं, समुद्र में पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं, ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अगर वो जा रहे हैं यानी कैटाड्रोमस, कैटायन की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव चार्जेस की तरफ जा रहे हैं मतलब वो एनाड्रोमस। कितने लोगों को समझ में आया? तो ये एनाड्रोमस माइग्रेशन है और ये कैटाड्रोमस माइग्रेशन। यानी एडल्ट जो है वो एनाड्रोमस माइग्रेशन दिखाते हैं। एनाड्रोमस का मतलब अपने आप समझ जाना चाहिए कि समुद्र से किधर जा रहे हैं? नदी की तरफ। तो कई बार वो ये नहीं साफ साफ लिखेगा कि समुद्र से नदी की तरफ गए, बोलेगा एनाड्रोमस माइग्रेशन दिखाया। क्या दिखाया? मतलब समुद्र से नदी की तरफ। कितने लोगों को समझ में आया? और नदी से समुद्र की तरफ जाएंगे तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एनाड्रोमस माइग्रेशन, और एक होता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन। कैटाड्रोमस माइग्रेशन, कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तो एनाड्रोमस माइग्रेशन और कैटाड्रोमस माइग्रेशन। कितने लोगों को समझ में आ गया? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, अब इस पर एक सवाल हमने देखा था, कौन सा ऐसा क्रिएचर है जिसके जीवन की शुरुआत भी नदी में होती है और जीवन का अंत भी नदी में होता है, लेकिन वो पूरी जिंदगी समुद्र में रहता है? साइक्लोस्टोम्स। देखो, जीवन का अंत भी कहां हो रहा है? नदी में। और जीवन की शुरुआत भी कहां हो रही है? नदी में। लेकिन पूरा जीवन रह कहां रहा है? समुद्र में। नहीं समझ में आया? तो ऐसे पूछेगा बिना ये सब बताए माइग्रेशन हो रहा नहीं हो रहा है। जीवन की शुरुआत भी फ्रेश वाटर में विद रिस्पेक्ट टू ओशन, जीवन का अंत भी नदी में, लेकिन पूरा जीवन जी रहा है किसमें? ओशन में, समुद्र में। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया साइक्लोस्टोम्स में माइग्रेशन की बात। अब एक चीज जो एनसीईआरटी बुक ने मतलब ब्लंडर तो नहीं कहेंगे, छोड़ दिया, कि ये जो साइक्लोस्टोम में ये जो माइग्रेशन दिखता है, यहाँ जो दो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है ना, इसमें सिर्फ पेट्रोमाइजॉन में दिखता है, मिक्सिन नहीं दिखाता। ये मिक्सिन ये माइग्रेशन नहीं दिखाता। तो ये माइग्रेशन किसमें किसमें देखा जा रहा है? पेट्रोमाइजॉन में। ध्यान से लिख लेना, पेट्रोमाइजॉन में देखा जाता है, पेट्रोमाइजॉन में देखा जाता है ये माइग्रेशन। तो पेट्रोमाइजॉन के बारे में हमने बताया। एनसीईआरटी बुक ऐसे लिख रही है जैसे वो जनरल साइक्लोस्टोम की बात कर रही है, सभी साइक्लोस्टोम की बात कर रही है, लेकिन ये किसकी बात हो रही है? पेट्रोमाइजॉन की बात हो रही है। तो ये माइग्रेशन मिक्सिन में नहीं होगा, हैगफिश में नहीं होगा। ये 2015 या 2016 का नीट का जब तुमको पेपर लगाओगे तो उसमें यही पूछा है, एकदम यही क्वेश्चन पूछा है, और उसमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, और एक ऑप्शन पेट्रोमाइजॉन है, दूसरा ऑप्शन हैगफिश दिया है। नहीं समझे मेरी बात? यानी सवाल में दोनों ही ऑप्शन में दोनों ही साइक्लोस्टोम्स भी हैं, दो साइक्लोस्टोम्स भी दे दिया है। नहीं समझे? तो यानी तुम तो पढ़ के गए कि साइक्लोस्टोम्स दिखाते हैं, अब ऑप्शन में तुमको दोनों साइक्लोस्टोम दिख गए। समझे मेरी बात? तो एक ही साइक्लोस्टोम उसमें सही है, कौन सा? पेट्रोमाइजॉन। तो नीट में आ चुका सवाल है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये नीट में आ चुका सवाल है। ठीक है ना? तो इसलिए ये बताना मुझे जरूरी था कि अगर दोनों ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में, तो दोबारा क्वेश्चन रिपीट तो नहीं, बहुत रेयर है करते हैं। तो जान लेना कि ये जो पॉइंट लिखा गया है बेसिकली किसके लिए है? पेट्रोमाइजॉन के लिए, मिक्सिन या हैगफिश के लिए नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया साइक्लोस्टोम्स में माइग्रेशन। अब आगे चलते हैं।
अब उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिख रही हैं। ये इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हमने वर्टिब्रेट्स में तो लिख ही दिया है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां भी देखो लिखा होगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिखा है, लिखा है ना। तो वो ना भी लिखो तो भी चलेगा, ऑलरेडी तुम एक बार वर्टिब्रेट में लिख दिए कि जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उसमें कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड। तो हर बार हर फाइलम में जाकर, हर क्लास में जाकर के क्लोज्ड क्लोज लिखने की क्या जरूरत है, लिख भी सकते हो, याद तो होना ही चाहिए। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम दोबारा लिख दिया है, तो मैं भी लिख दे रहा हूं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद लिख लेना सेक्सेस आर सेपरेट, लिखा है कि नहीं लिखा है, सेक्सेस आर सेपरेट, या यूनिसेक्सुअल, लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। और नहीं लिखने के पीछे एक वजह भी है, इसलिए मैं पूछ रहा था, नहीं लिखने के पीछे एक वजह भी है। सेक्सेस आर सेपरेट और नॉट सेपरेट होता है, और नॉट सेपरेट, यानी बाइसेक्सुअल, यानी पेट्रोमाइजॉन यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। जो पेट्रोमाइजॉन, सॉरी साइक्लोस्टोम, इसमें जो अभी अभी हमने पेट्रोमाइजॉन का बताया तो मेल और फीमेल अलग अलग दिखाया ना, बोलो। तो यानी कि ये जो चीज है इसका एग्जाम्पल पेट्रोमाइजॉन हो गया, क्या हो गया, पेट्रोमाइजॉन हो गया। लेकिन वहीं जब हैगफिश या मिक्सिन है वो बाइसेक्सुअल होता है, मिक्सिन क्या होता है, बाइसेक्सुअल। इसलिए एनसीईआरटी बुक बचा इस चीजों से कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दे। कुछ साइक्लोस्टोम यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ साइक्लोस्टोम बाइसेक्सुअल होते हैं। कौन सा साइक्लोस्टोम यूनिसेक्सुअल होगा, पेट्रोमाइजॉन। कौन सा बाइसेक्सुअल होगा, मिक्सिन। तो इसलिए उसका जिक्र ही नहीं किया कि यूनिसेक्सुअल होते हैं कि बाइसेक्सुअल होते हैं। तो लेकिन चूंकि माइग्रेशन में एडल्ट हमने मेल और फीमेल दोनों दिखाया, तो बताना पड़ेगा कि ये पेट्रोमाइजॉन का है और ये यूनिसेक्सुअल होता है। मिक्सिन क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। उसके बाद इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, अभी क्या देखे हो, एक्सटर्नल। तो लिख लेना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लिखा हो ना लिखा हो। फर्टिलाइजेशन का जिक्र किया कि नहीं किया, नहीं किया। और फिर लिख लेना इनमें लार्वल स्टेज देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा। तो डेवलपमेंट क्या होगा, बिना लिखे जब लार्वा वर्ड यूज कर दिया तो वो नहीं भी लिखा है कि डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तुम्हें खुद समझ जाना है डेवलपमेंट क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा। अच्छा, ये चीज हमने कल के क्लास में आपको बता दी थी कि इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते हैं। कैसे फिन्स पाए जाते हैं, अनपेयर्ड। थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर दे, क्योंकि आगे अभी पाइसिस हम लोग को पढ़ना है, तो वो मामला यही खत्म कर देते हैं। देखो बेटा, फिन्स दो तरह के होते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। फिन्स दो तरह के होते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड फिन्स और अनपेयर्ड फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स, ठीक है। जो पेयर्ड फिन्स होते हैं मछलियों में, उनकी संख्या दो होती है। कितनी होती है, दो, 2 इन नंबर, ठीक है। और जो अनपेयर्ड फिन्स होंगे वो क्या होंगे, सिंगल होंगे। अनपेयर्ड का मतलब ही क्या होता है, सिंगल। क्लियर। अच्छा, क्योंकि बच्चे ऐसे भी मिले आके के पूछ रहे सर पेयर्ड का मतलब क्या होता है। अब बच्चा जब ये पूछने लगे 12th पास करने के बाद, तो समझ जाओ कितना मेहनत किया होगा कि ना पढ़ना पड़े उसको। वो कितना मेहनत किया होगा कि उसको पढ़ना ही ना पड़े, कि जब आ करके पूछ रहा है सर पेयर और अनपेयर का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि वो किसी प्राइमरी पाठशाला में पढ़ के आया है, पूछे कहां से पढ़ते हो, तो कोई स्कूल का नाम मैं नहीं लेना चाहता, तो कोई एकेडमी का नाम बताया, तो समझ जाओ उस एकेडमी में ऐसा पढ़ा। अब मैं स्कूल को भी दोष नहीं दूंगा कि कोई ऐसा स्कूल तो हो नहीं सकता जो आज तक ये ना सिखा पाए हो कि पेयर क्या होता है और अनपेयर क्या होता है। तो ये उसी का पूरा काफी मेहनत है जिससे उसको पेयर और अनपेयर नहीं पता चल पाया, भरपूर मेहनत किया उसने। तो पेयर्ड का मतलब होता है दो की संख्या में कोई चीज पाई जाए, अनपेयर्ड का मतलब सिंगल पाया जाए। तो मछलियों में अगर देखो तो फिन्स कहां किस में पाए जाते हैं, फिशेस में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, फिशेस में। और खाली फिशेस में नहीं पाए जाते हैं बेटा, साइक्लोस्टोम में भी तो फिन है, लेकिन वो मछली तो नहीं है। तो फिन्स आर प्रेजेंट ओनली इन फिशेस। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, गलत है। फिन्स जो है वो फिशेस के साथ साथ साइक्लोस्टोम्स में भी पाए जाते हैं, जो कि मछली नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना। हाँ, साइक्लोस्टोम में जो फिन्स पाए जाते हैं वो अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं।
अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। तो पहले पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स समझ लो। मछली की बात हम कर रहे हैं, या मछली को ध्यान में रखना। मछली में जो फिन्स होते हैं, दो तरह के फिन्स होते हैं, पेयर्ड और अनपेयर्ड। पेयर्ड फिन्स जो हैं वो दो होते हैं, दो तरह के पेयर्ड फिन्स होते हैं। दो तरह के पेयर्ड फिन्स होते हैं, एक को बोलते हैं पेक्टोरल फिन और एक को बोलते हैं पेल्विक फिन। तो पेक्टोरल फिन हो गया और पेल्विक फिन हो गया। पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स। पेल्विक फिन्स, मछली के कंधे से जो फिन निकलते हैं, मछली के कंधे से जो फिन निकलता है उसको बोलते हैं पेक्टोरल फिन, और मछली के कमर से जो फिन निकलता है उसको पेल्विक फिन बोलते हैं। आप लोग जानते हैं कमर वाले रीजन को क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन, और कंधे वाले रीजन को पेक्टोरल रीजन। तो कंधे वाले रीजन से जो, जैसे हम लोग में कंधे से दो बाह निकलती है, ऐसे ही कमर से दो टांगे निकलती हैं। तो पेयर्ड स्ट्रक्चर हमेशा या तो कंधे से निकलेगा या तो कमर से या तो कंधे से निकलेगा। तो मछली में भी कंधे से दो फिन्स निकलेंगे और कमर से भी दो फिन्स निकलेंगे। कितने लोगों को समझ में आया? तो जिस रीजन से निकल रहे हैं उसी रीजन के आधार पर उन फिन्स का नाम दे दिया गया, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन। अच्छा, और जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं जिसकी संख्या अकेली सिंगल होती है, जैसे पेक्टोरल फिन पूछेगा कितने होते हैं? दो। पेल्विक फिन कितने होते हैं? दो, क्योंकि वो लेटरल साइड में होते हैं। क्या? लेटरल साइड में। और जो अनपेयर्ड फिन्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, कॉर्डल फिन, डॉर्सल फिन और वेंट्रल फिन। और भी तरह के फिन्स होते हैं, लेकिन कॉर्डल फिन, ये पूंछ होती है मछली की। कॉर्डल फिन, डॉर्सल पीठ पर होती है, और पेट पर जो फिन होती है उसको बोलते हैं वेंट्रल फिन। वेंट्रल फिन। तो मछलियों में ये फिन्स के टाइप हैं। फिर एक फिन एनस के पास भी होती है, एनस की ओपनिंग जहां खुलती है वहां भी एक फिन होता है, उसको एनल फिन भी बोलते हैं, परंतु वो सारे मछलियों में नहीं होता। अच्छा, ये मैंने जितने फिन के नाम लिखे हैं ये टाइप के आधार पर है। कुछ मछली में हो सकता है डॉर्सल फिन ना हो, ठीक है, केवल कॉर्डल फिन हो, वेंट्रल फिन हो। कुछ मछली में होगा कि पेल्विक फिन नहीं होगा, कौन सा फिन होगा? पेक्टोरल फिन होगा। मतलब ये जरूरी नहीं कि 5 तरह के फिन अगर यहां लिखे तो सारे मछली में होंगे ही, लेकिन फिन के टाइप में तो बताना पड़ेगा ना कहां कहां फिन हो सकते हैं। जैसे एनल फिन है, एनल फिन का हमने यहां जिक्र नहीं किया। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि मैं आपको बस पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब देखो, जैसे कोई मछली है, तो ये फिश हमने बनाया, और इसमें पीछे की तरफ जो फिन आपको दिख रहा है ये कॉर्डल फिन है बेटा। कौन सा फिन है? कॉर्डल। इसकी संख्या एक ही होती है ना। मछली में पूंछ दो होता है कि एक ही होता है? ये पीछे दो निकला रहता है, ये एक होता है, ये एक फिन है ये, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक फिन जो है वो पूंछ के पास होता है, पूंछ नहीं, डॉर्सल साइड में होता है, इसको डॉर्सल फिन बोलते हैं। और एक पेट के तरफ होता है, इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रल फिन। तो देखो सब सिंगल है ये डॉर्सल फिन भी एक है, वेंट्रल फिन भी एक है, कॉर्डल फिन भी एक है। समझ में आ गया? और लेटरल फिन मतलब लेटरल साइड से निकले होंगे, एक इधर से और एक उधर से, ऐसे ही एक इधर से और एक उधर से। कंधे वाला रीजन यहां कहीं होगा तो एक फिन इधर निकला होगा, एक फिन उधर पीछे बोर्ड की तरफ पीछे निकला होगा। इसी तरह कमर वाले रीजन से एक फिन इधर निकला होगा, एक फिन उधर निकला होगा। तो उसको हम दूसरे कलर से बना दे रहे हैं, ये पेयर्ड फिन्स है। तो बेटा मछली में यहां भी फिन होता है ना ऐसे, और एक फिन यहां होता है, इधर से वाला और उधर वाला, तो वो पेयर्ड फिन हो गए। तो इसको बोलेंगे पेक्टोरल फिन, इसको बोलेंगे पेल्विक फिन, इसको बोलेंगे डॉर्सल फिन, इसको बोलेंगे वेंट्रल फिन, इसको बोलेंगे कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग साइक्लोस्टोम पढ़ रहे थे तो साइक्लोस्टोम का जगह डायग्राम देखो तुम, साइक्लोस्टोम का जो डायग्राम देखो, इलोंगेटेड बॉडी होती है इसकी, ऐसे बनाया हुआ इसका डायग्राम, और इसमें जो फिन दिखाया है वो फिन ऐसे दिखाया है, यहां से देखो कहीं दिखाया ना फिन ऐसा लंबा सा, ऐसा दिखाया ना ऐसा। तो ये जो फिन है ये थोड़ा पीठ पर भी है और थोड़ा और पीछे भी है। एक तरह से इसका डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन एक दूसरे से क्या है? मर्ज हो गया है, लेकिन है तो सिंगल ही। तो अनपेयर्ड फिन्स क्या होगा? अनपेयर्ड फिन्स। कितने लोगों को समझ में आया? तो लिखा है कि इसमें पेयर्ड फिन्स एब्सेंट, इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स भी एब्सेंट होते हैं, स्केल्स नहीं पाए जाते। मछली के बॉडी के सरफेस पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, इनमें स्केल्स भी नहीं होता, पेयर्ड फिन्स भी नहीं होता। तो ये सब चीजें हम लोग कल के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने बता ही दिया है। तो देख लो साइक्लोस्टोम में हर पॉइंट खत्म हो गया है ना, कोई पॉइंट बचा तो नहीं है? एक बार हमने बता ही दिया था कि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम,
क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। और ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया था कि इनमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है, नोटोकॉर्ड पूरे जीवन भर पाया जाता है। एनसीईआरटी बुक में लिखा नहीं है लेकिन लिख लेना, वो आगे कार्टिलेजिनस फिश में लिखा हुआ ये पॉइंट। लेकिन ये साइक्लोस्टोम्स में भी ऐसा होता है कि उसमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है, पूरे जीवन भर देखा जाता है नोटोकॉर्ड, पूरे जीवन भर देखा जाता है नोटोकॉर्ड, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पर आते हैं। कौन सा क्लास है बेटा? कॉन्ड्रिक्थीस। कॉन्ड्रिक्थीस, कॉन्ड्रिक्थीस, ठीक है। और दूसरा क्लास है ऑस्टिक्थीस। क्या है? ऑस्टिक्थीस। ऑस्टिक्थीस की स्पेलिंग क्या है? एक बार रुक जाओ, पहले हम कॉन्ड्रिक्थीस ही बता दें उसके बाद TH। कॉन्ड्रिक्थीस में जैसा कि नाम है, कैसी मछली होती है? कार्टिलेजिनस फिश होती है, कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश होते हैं ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। एंडोस्केलेटन क्या होता है? कार्टिलेज का बना होता है। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन अगर हम कहते हैं तो बेटा इसमें क्रेनियम भी आता है, वर्टिब्रल कॉलम भी आता है। आवाज नहीं आनी चाहिए। तो क्रेनियम भी आता है, वर्टिब्रल कॉलम भी आता है, ठीक है। क्या चीज बेटा? हाँ तो हम बताए नहीं, सुने होगे तब ना, कल तो गायब थे। बैठ, हमने क्या कहा कि कई बार नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है तो मीजोडर्म बनता है ना। सबसे पहले कौन सा जर्म लेयर होता है? पहले नोटोकॉर्ड आ जाता है कि 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर्स आते हैं, जर्म लेयर्स आते हैं। तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। नोटोकॉर्ड से पहले मीजोडर्म होता है, मीजोडर्म ही क्या बनाता है? नोटोकॉर्ड। और कुछ मीजोडर्म वहां बना लेता है क्या? वर्टिब्रल कॉलम। समझ में आया? इसलिए नोटोकॉर्ड भी मौजूद है और वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद है। कुछ वर्टिब्रेट ऐसे होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में। हम लोगों में नोटोकॉर्ड जो होता है, हम लोगों में नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट होता है? वर्टिब्रल कॉलम में। समझ में आया? बोनी फिश में भी नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में। इसलिए हम लोगों में नोटोकॉर्ड परसिस्ट नहीं करता, पूरा का पूरा बदल जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। लेकिन कार्टिलेजिनस फिश हो गया, साइक्लोस्टोम्स हो गए, इसमें नोटोकॉर्ड से नहीं बनता वर्टिब्रल कॉलम। समझ में आया? नोटोकॉर्ड अपना अलग स्ट्रक्चर है और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो जो बचा हुआ मीजोडर्मल टिश्यू है वो बना लेता है, किसको? वर्टिब्रल कॉलम को। समझ में आया? तो नोटोकॉर्ड भी परसिस्ट करेगा और वर्टिब्रल कॉलम भी परसिस्ट करेगा। क्लियर हुआ? तो एनसीईआरटी बुक तो जनरल लिख दी ना कि भाई नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो गया? वर्टिब्रल कॉलम में। तो भाई ये बात खुद सोचो, नोटोकॉर्ड जब वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया तो एक ही एनिमल में नोटोकॉर्ड भी दिख रहा है और वर्टिब्रल कॉलम भी दिख रहा है, तो क्या वजह हो सकती है? यानी वहां वर्टिब्रल कॉलम नाइटोकॉर्ड से नहीं बन रहा है। समझ में आया ये चीज की नहीं? तो ये ध्यान रखना। तो इसीलिए मैंने कल ये चीज एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखी है साइक्लोस्टोम में कि नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है, वहां तो सीधे लिख दिया कि वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस। क्या लिखा है? वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस। लेकिन ये बता ही नहीं रहा कि नोटोकॉर्ड है होगा नहीं होगा या वही कन्वर्ट होके बना होगा, तो हमने इसीलिए लिखवा दिया था कल ये, ठीक है ना। तो ये बात एकदम ध्यान रखना। तो एंडोस्केलेटन, क्रेनियम हो चाहे वर्टिब्रल कॉलम हो, ठीक, ये कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है, इज कार्टिलेजिनस, ठीक है। दूसरा लिख लेना, इनमें नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है, यही लिख लो, नोटोकॉर्ड इनमें भी परसिस्टेंट होता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट। अभी एक खुलासा करेंगे तो अभी पैर तले जमीन निकल जाएगी। हम लोगों में भी वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड से
नहीं बनता है। अभी बोल दे तो कहोगे अरे सर तो सारा थ्योरी गड़बड़ होता जा रहा है, नहीं बनता है। तो कहोगे सर नॉटोकॉर्ड का हुआ क्या? नॉटोकॉर्ड बनाता है दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, मालूम है नहीं मालूम है? बेटा ध्यान से सुन लो, दो रीढ़ की हड्डी देखोगे तो ये दो वर्टिब्रा है ना बेटा, ये वर्टिब्रा है ना ये। अच्छा, वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होता है, मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? ये वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होता है फाइब्रस फाइब्रो कार्टिलेज का, जिससे कि वो जरकों को क्या कर सके, सह सके। रबड़ होता है, रबड़ रबड़ मिटाने वाला, सोचो उतना ही हार्ड होता है ये। और इसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या बोलते हैं इसको? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक, अब ये सब चीज हम नहीं जाना चाहते हैं, यही दिक्कत है ना। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अब इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क को जब निकालोगे बाहर, ये डिस्क को जब बाहर निकालोगे तो ये डिस्क जो है इसकी कवरिंग, इसका खोखा, ये मान लो डिस्क है, तो डिस्क की जो कवरिंग होती है, ये डिस्क की जो कवरिंग होती है फाइबरस होती है। क्या होती है? फाइबरस। व्हाइट कोलेजन फाइबर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कोलेजन फाइबर। तो ये फाइबरस कवरिंग होती है, फाइबरस कवरिंग होती है। ठीक, ये फाइबरस कवरिंग होती है। बीच में जेल होता है। बीच में क्या होता है? जेल। वो टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट जेल वाला, क्लोजअप, ठीक है, देखते हो तो वो ट्रांसपेरेंट होता कि नहीं होता? बस वैसा ही जेल अंदर भर दो इसके, वैसा ही जेल अंदर भर दो। तो बेटा ये जेल भरा हुआ है और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या बोलते हैं इसको? कहोगे ये सब क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस पल्पोसस। बेटा ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ना, यही शॉक को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, जेल जैसा होता है। तो जितने वर्टिब्रा होंगे, हर वर्टिब्रा के बीच में क्या होगा? हर मतलब नीचे वाले कुछ वर्टिब्रा तो फ्यूज है, तो उनमें तो नहीं होगा, जहां भी होगा शॉक को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा? तो शॉक को एब्जॉर्ब करेगा तो ये जेल दबता है। ठीक है, दबेगा तो फैलेगा कि नहीं फैलेगा? बोलो, जब तुम चलोगे, कूदोगे, जंप करोगे तो क्या होगा? ये जेल दबेगा। जेल दबेगा तो ये खोल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो जब खोल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये फाइबर जो है वो फट जाएगा। ये फाइबर क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और ये फाइबर फट जाएगा और जैसे टूथपेस्ट निकालते हो ना ब्रश करने के लिए, ऐसे ये भी पेस्ट बाहर निकलने लगेगा। ये देखो लटकने लगेगा ये अंदर से। कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, और उसी को बोलते हैं स्लिप डिस्क। क्या बोलते हैं? यही है स्लिप डिस्क। और जब ये बाहर निकलने लगेगा तो तुमको मालूम है ये वर्टिब्रा है ना बेटा, ऊपर भी, और वर्टिब्रा इसके नीचे भी, और इसी में से नर्व जा रहा है। क्या जा रहा है? ये नर्व जा रहा है। और ये जब ये फट करके जब ये जेल निकलेगा तो किस पर प्रेशर डालेगा? नर्व के ऊपर डालेगा, तो पूरा दर्द होता है। क्या होता है? नर्व जहां भी जाएगी, टांगों में या कमर में, हमेशा दर्द बना रहता है। तो डॉक्टर करते क्या है? क्या करते हैं? इसी को सील देते हैं अंदर, फिर जेल को करके, या इसको पूरा निकाल देते हैं, टाइटेनियम का लगा देते हैं। किसका लगाते हैं? रबड़ जैसा होता है, टाइटेनियम का। झंझट ही खत्म करो ये टूथपेस्ट निकलने वाला। तो नॉटोकॉर्ड की बात हो रही थी। ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है ये बनाता है नॉटोकॉर्ड। नॉटोकॉर्ड क्या बनाता है? ये जेल बनाता है। इंसानों में नॉटोकॉर्ड पूरा वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाता। क्या बनाता है? न्यूक्लियस पल्पोसस बनाता है। कितने लोगों को समझ में आया? तो ठीक है, तुम लोगों के लेवल पर एनसीईआरटी लिख दिया कि वर्टिब्रेट में नॉटोकॉर्ड क्या बनाता है? वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, तो बोल दे रहे वर्टिब्रल कॉलम बनाता है। जहां वो लिख दिया नॉटोकॉर्ड परसिस्टेंट है, तो दिमाग में क्वेश्चन आना स्वाभाविक है कि भाई वर्टिब्रल कॉलम फिर किससे बनेगा? तो इतनी बात तो समझ लेना कि नॉटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता, ये रूल नहीं है। समझ में आया? इंसानों में भी, हम इंसानों में भी नॉटोकॉर्ड पूरा वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनाता, बल्कि वर्टिब्रल कॉलम के बीच बीच में जो डिस्क है, और वो भी डिस्क का जो ये कौन सा पोर्शन, न्यूक्लियस पल्पोसस, ये बनाता है नॉटोकॉर्ड। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उसमें नॉटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है। ठीक, उसके बाद लिख लेना जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, जो कार्टिलेजिनस फिश हैं उनमें
ये मोस्टली मराइन होती हैं। क्या होती हैं? मोस्टली मराइन लिख लेना, सभी मराइन नहीं होती इसलिए मोस्टली लिखना पड़ेगा। उसमें क्या केवल मराइन लिखा है? देखो पहला लाइन ही देखो, मराइन है, क्या है, कुछ लिखा है? मोस्टली नहीं लिखा है, लिख लेना मोस्टली मराइन, ठीक है। उसके बाद इनमें स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। क्या? स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, बेटा स्ट्रीमलाइंड समझते हो कि नहीं समझते हो? ऐसी बॉडी जो आगे और पीछे दोनों से नुकीली हो, जिससे कि पानी में जब आगे बढ़े तो पानी को आसानी से चीर सके, क्योंकि अगर आगे का हिस्सा चौड़ा होगा तो पानी का रेजिस्टेंस होगा ना, आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसीलिए देखो पक्षी, चिड़िया भी, उसकी आगे भी चोंच देखते हो, हेड देखते हो, एकदम ऐसा होता है। समझ में आया? कम से कम जिधर मूव कर रहा है वो आगे वाला पोर्शन क्या होना चाहिए? स्ट्रीमलाइंड होना चाहिए, नुकीला होना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए इस तरह से, ताकि हवा आए तो इधर भी निकल जाए और इधर भी। पता चला इतना चौड़ा सा लेकर के जा रहे हैं तो पूरा हवा क्या कर रहा है? इसको रोक रहा है, निकल नहीं पाएगा इधर उधर। तो आगे का पोर्शन क्या होना चाहिए? नुकीला होना चाहिए। तो ऐसे बॉडी को स्पिंडल शेप बॉडी, आगे आगे भी नुकीला हो और पीछे भी नुकीला हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड बॉडी। तो जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं उनमें स्ट्रीमलाइंड बॉडी होनी चाहिए, होती है। मोस्टली मराइन होंगे, नोटोकॉर्ड परसिस्ट करेगा, एंडोस्केलेटन इनका जो है यानी क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होगा कैसा होगा? कार्टिलेजिनस होगा। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसके बाद लिख रहा है कि इनमें माउथ जो होता है, माउथ वेंट्रल होता है। माउथ क्या होता है? वेंट्रल। अब तुम अगर डॉग फिश को देखोगे तो नीचे माउथ होता है, तो खतरनाक वाली दिख रही है इसे माउथ हंसते हुए, ठीक है। तो ये माउथ किधर होता है? नीचे होता है, मतलब वेंट्रल। अगर ये इधर डॉर्सल साइड है तो ये कौन सा साइड है? वेंट्रल साइड है। तो माउथ इज वेंट्रल, तो माउथ इज वेंट्रल, ठीक है। तो इनमें माउथ वेंट्रल होगा, ठीक है। अब यही जब हम बोनी फिश की बात करेंगे, जैसे रोहू मछली को अगर देखो तो रोहू मछली में जो माउथ होगा वो देखो सामने की तरफ होगा। किधर होगा? सामने होगा। तो माउथ टर्मिनल होता है बोनी फिश में। तो याद रखना, बोनी फिश जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि माउथ जो होता है वो टर्मिनल होता है, यूजुअली टर्मिनल, यूजुअली टर्मिनल, ठीक है। तो वही मैं चाह रहा था कंपैरेटिव बताने के लिए, लेकिन ठीक है चलो ये वैसे भी पढ़ लेते हैं। तो माउथ इज वेंट्रल होता है कार्टिलेजिनस फिश में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी लिख लेना, जब माउथ की बात कर रहे हैं तो इनके जबड़े बहुत ही पावरफुल होते हैं। जॉ क्या होते हैं? पावरफुल होते हैं। जबड़े बहुत ही मजबूत होते हैं, बोनी फिश की तुलना में इनके जबड़े बहुत ही क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। पावरफुल जॉज, पावरफुल जॉज, इनके जबड़े बहुत ही तगड़े होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। इसीलिए ये शिकार करते हैं, अपने जबड़ों से पकड़ करके प्रे को खाते हैं, चबा चबा करके बड़े बड़े प्रे को भी ये खा लेते हैं, ठीक है। तो पावरफुल जॉ की वजह से लिखा है दे आर प्रीडेटर्स। क्या है ये? प्रीडेटर्स होते हैं, प्रीडेटरी होते हैं, शिकारी होते हैं ये। सो दे आर प्रीडेटर्स, सो दे आर प्रीडेटर्स। तो याद रखना, प्रीडेटर होने के लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। पता चला मुंह में जबड़ा है ही नहीं है, चले हैं शिकार करने, है? कैसे पकड़ोगे जानवर को? खाओगे कैसे? शेर के मुंह से जबड़ा निकाल दो तो कैसे खाएगा? कैसे पकड़ेगा हिरन को, बड़े बड़े भैंसों को कैसे पकड़ेगा? मेरी बात समझ गए? तो जबड़े का मजबूत होना एक इंडिकेशन है एनिमल का क्या होना? प्रीडेटर होना। तो ये असर्शन रीजनिंग में ध्यान रखना, सवाल आ सकता है कि कार्टिलेजिनस फिश में पावरफुल जॉ पाए जाते हैं, असर्शन है दे आर प्रीडेटर्स, तो इसलिए ध्यान रखना। तो प्रीडेटर होते हैं ये पावरफुल जॉ के वजह से। उसके बाद कह रहा है कि इनके बॉडी के ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं, इनके बॉडी के ऊपर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लेकॉइड स्केल्स। तो लिख लेना, इनके बॉडी के ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स एक अलग टाइप का स्केल होता है। वो स्केल जो है उसमें दो प्लेट्स होती हैं बेटा। एक प्लेट जो होगा, एक प्लेट तो हॉरिजेंटल होगा ऐसा, बूमरैंग देखो, बूमरैंग। अब बोलेंगे बूमरैंग तो बहुत लोग समझ ही नहीं पाएंगे। कितने लोग बूमरैंग नाम सुने हैं? ठीक, तो बूमरैंग जो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है। वो एक प्लेन में होता है और इसी के ऊपर आप एक प्लेट वर्टिकल बना दो, 90 डिग्री पर बना दो, ऐसे ऐसे निकाल दो प्लेट। कितने लोग को समझ में आ गया? ये डायग्राम कितने लोग को समझ में आ गया? मतलब एक प्लेट इस प्लेन में है और एक प्लेट ऐसे निकली हुई है।
तो शार्क मछली है या कोई भी कार्टिलेजिनस फिश है, उसके स्किन पर ये जो देख रहे हो ना एक स्केल, ये एक स्केल है ये, यानी एक स्केल में कितने प्लेट्स, दोनों प्लेट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी दो अलग अलग प्लेन में है। ये बात समझ में आ गया? चलिए, तो इसी को बोलते हैं प्लेकॉइड स्केल। और ये प्लेकॉइड स्केल जो होते हैं यही स्किन से होते हुए मुंह में घुस जाते हैं और दांत बनाते हैं। तो लिखा है टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, और वो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। जाहिर सी बात है बेटा, इसी को उल्टा कर दो मुंह के अंदर, तो ये देखो जब हम ये माउथ बनाते हैं, वेंट्रल माउथ बनाते हैं इसका, तो ये जो प्लेकॉइड स्केल है देखो किधर पॉइंटेड है, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, अंदर की तरफ मुंह में। तो लिखोगे टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, ठीक। तो टीथ जो है वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं और पॉइंटेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसा कुछ लिखा है, कर्व्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या लिखा है? बैकवर्डली डायरेक्टेड, तो वही लिख देना। तो बैकवर्डली डायरेक्टेड लिख देना, या पॉइंटेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कर्व्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, बैकवर्डली डायरेक्टेड, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं उनके अंदर हवा से भरा हुआ बैग नहीं होता है, जिसको एयर ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर ब्लैडर। तो एयर ब्लैडर एब्सेंट, इनमें एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, एयर ब्लैडर इनमें नहीं होता, हवा से भरा हुआ बैग नहीं होता। तो जब एयर ब्लैडर नहीं होगा तो इनको कॉन्स्टेंटली तैरते रहना पड़ता है, अपने आप को पानी में एक पर्टिकुलर लेवल में बनाए रखने के लिए। नहीं तो अगर ये अपना फिन्स हिलाना छोड़ देंगे तो पानी में धीरे धीरे डूबने लगेंगे और डूब के मर जाएंगे। कहोगे मछली पानी में डूब के मर रही है, मछली भी पानी में डूब के मरती है, ध्यान रखना। क्योंकि जो समुद्र होता है वो बहुत गहरा होता है और समुद्र में अलग अलग जोन्स होते हैं, जितना नीचे जाओगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो कुछ मछली हाई प्रेशर के लिए बनी होती हैं, कुछ मछली लो प्रेशर के लिए बनी होती हैं। जब लो प्रेशर वाले जोन से मछली जब नीचे चली जाएगी तो उसके ऊपर पानी का प्रेशर इतना पड़ेगा कि वो कुचल जाएगी, पानी के दबाव से मर जाएगी। और कई बार जो हाई प्रेशर में रहने वाली मछलियां हैं, डीप वाटर फिशेज होती हैं, अगर वो सरफेस पर जाएंगी तो बॉडी फट जाएगी, उनके अंदर से ब्लास्ट कर जाएगी, क्योंकि अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर है कि जैसे ही उनको ऊपर लाओगे अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, वो फट जाएगी उनकी बॉडी। कितने लोगों को समझ में आया? तो इसीलिए मछली को ये मत समझना कि पूरा समुद्र उसका है, नहीं, समुद्र में इलाके बटे हुए हैं उसके अपने बॉडी कंडीशन के हिसाब से। तो अगर ये क्या बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश, अगर इन्होंने तैरना बंद कर दिया, तैरना मतलब अपना फिन्स को हिलाना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे पानी में सिंक करते जाएंगे और जब एक खास जोन में पहुंच जाएंगे जहां वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो मरना ही है, क्योंकि वो तैर नहीं रहे होते हैं। नहीं तो जैसे ही नीचे जाएंगे फिर तैर के ऊपर आ जाएंगे, फिर नीचे गए फिर तैर के ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए वो फिन को 24 घंटे हिलाना पड़ता है इनको। आप ही से कहा जाए 24 घंटे हाथ पैर हिलाते रहो तभी जिंदा रहोगे, तो सोचो कितने दिन जिंदा रहोगे हाथ पैर हिला हिला करके। वो जब तक जिंदा है तब तक हाथ पैर उनको हिलाना है। उनका हाथ पैर बोले तो फिन्स उनको हिलाते रहना है। तो वही एनसीईआरटी बुक लिख रहा है कि दे हैव टू कॉन्स्टेंटली या कॉन्टिन्यूअसली स्विम टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने से बचने के लिए। तो एयर ब्लैडर अगर नहीं है तो इसके लिए उनको कंटिन्यूअसली स्विम करते रहना पड़ता होगा। सो दे हैव टू कॉन्स्टेंटली, लिखा है ना, कॉन्स्टेंटली स्विम टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने से बचने के लिए उनको लगातार तैरते रहना पड़ता है। अगर यही इनके अंदर हवा भरी रहती और एयर ब्लैडर में हवा भरी रहती है और अपने जरूरत के मुताबिक उसमें से हवा निकाल सकते हैं, हवा डाल सकते हैं। हवा बाहर वाला नहीं, अंदर बनाते हैं हवा। वो ये मतलब नहीं कि हवा खत्म हो गया चलो पंचर की दुकान पर चले हवा डलवा के आते हैं फिर जो है सही हो गया, अब 1 महीना चलेगा काम, ऐसा नहीं है।
वो अपने ब्लैडर हर तरफ से क्लोज्ड होता है, अंदर के टिश्यूज गैस रिलीज करते हैं, समझ में आया? और जब चाहेंगे वो धीरे धीरे गैस डिसॉल्व होकर के कम होती जाती है। तो जब उनको ऊपर आना होगा तो हवा ज्यादा भर देंगे अंदर, जब उनको नीचे आना होगा थोड़ा तो हवा निकाल लेंगे। इसीलिए जब शिकार करते हैं मछलियां, खासकर जो हवा वाली, जो ब्लैडर वाली मछलियां होती हैं, उनमें ब्लैडर का साइज बढ़ता और घटता रहता है, क्योंकि उनका प्रे, जो प्रीडेटर, अगर वो प्रीडेटर हैं वो, तो वो जो है समुद्र, नदी में या कहीं भी नीचे उनको ज्यादा जाना है तो हवा को क्या कर देंगे, वो कम कर देंगे। पता चला हवा भर के नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो जा पाएंगे? हवा तो बायोंसी प्रोवाइड करेगा ना, उनको ऊपर फेंकेगा, तो नीचे कैसे जा पाएंगे? तो हवा को कम ज्यादा करके अपने बायोंसी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये हम लोग बोनी फिश में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ बायोंसी का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि इनमें हवा भरा हुआ ब्लैडर कोई नहीं होता है, तो इनको लगातार तैरते रहना पड़ता है अपने आप को डूबने से बचाने के लिए। क्लियर हो गया ये चीज? चलो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं उनमें जो गिल स्लिट्स होते हैं, अब जैसे देख लो ये मछली है, इनमें सेपरेट गिल स्लिट्स होते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं थी, इनमें सेपरेट गिल स्लिट्स होते हैं। ये गिल स्लिट आपस में सटे हुए नहीं होते हैं, तो इसलिए लिख दिया है सेपरेट गिल स्लिट। देखो मिला कि नहीं मिला? शुरू में ही मिलेगा, ये सेपरेट गिल स्लिट्स होते हैं इनमें, गिल स्लिट्स, उसको हिंदी में क्लोम दरारें बोलते हैं। तो सेपरेट गिल स्लिट्स होते हैं, और ये गिल्स आपको ऊपर से दिखाई देंगे, कवर्ड नहीं होते हैं ये। जैसे आप अगर बोनी फिश मार्केट में जाएंगे, मछली मार्केट में, तो जो रोहू मिलती है, कटला मिलती है, इसमें देखेंगे ऑपरकुलम होता है। इसका जब ऑपरकुलम हड्डी का होता है, उसको हटाएंगे तब अंदर गिल दिखेगा। इसमें गिल ऊपर से ही दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई गिल कवर नहीं होता है। तो सेपरेट गिल स्लिट्स, और ये नेकेड होते हैं। क्या होते हैं? नेकेड होते हैं। नेकेड बोले तो कोई कवरिंग नहीं होती, नो गिल कवर। तो ये भी लिखा एनसीईआरटी बुक में, कोई गिल कवर नहीं होता, या गिल कवर को ही बोलते हैं ऑपरकुलम। क्या बोलते हैं? ऑपरकुलम। तो इनमें ऑपरकुलम नहीं होता है, या गिल कवर नहीं होता है। गिल स्लिट्स सेपरेट होंगे, उनके ऊपर कोई गिल कवर नहीं होगा, कोई ऑपरकुलम नहीं होगा। क्लियर हो गया? चलो अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद लिख रहा है कि जो मेल होते हैं, आखिरी पॉइंट है ये, और बीच में और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेल जो फिश होगा उसमें जो पेल्विक फिन होता है, अब देखो यहां पेल्विक फिन का नाम आ गया। पेल्विक फिन जो होता है, पेल्विक फिन लिखा है कि नहीं लिखा है? पेल्विक फिन देखो, इसलिए पहले ही हम बता दिए थे क्या होता है। कमर के पास से निकला हुआ फिन, कमर के पास से निकला हुआ फिन क्या है? पेल्विक फिन। तो जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनके ऊपर क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्लैस्पर्स। तो पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, बियर क्लैस्पर्स, इनके ऊपर क्लैस्पर्स पाए जाते हैं, और ये कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। हेल्प इन कॉपुलेशन, हेल्प इन कॉपुलेशन, कॉपुलेशन, ठीक है। स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल फिश में हो, क्योंकि जो स्पर्म है वो फीमेल के बॉडी में छोड़ते हैं, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है इनमें? इंटरनल। तो स्पर्म को फीमेल के बॉडी में डालने के लिए इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलते हैं? क्लैस्पर्स। और ये किस पर मौजूद होता है? पेल्विक फिन के ऊपर मौजूद होता है। हाथ उठाओ कितने लोग को समझ में आया? तो मेल कार्टिलेजिनस फिश में क्या मिलेगा? क्लैस्पर्स मिलेगा। कहां मिलेगा? पेल्विक फिन के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो अपने पेल्विक फिन का इस्तेमाल वो करते हैं क्लैस्पर के कारण फीमेल के बॉडी में स्पर्म रिलीज करने में। ये ध्यान रखना। तो ये मेल फिश में ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जनरल पॉइंट वही लिख रहा है कि इसमें हार्ट जो होगा 2 चैम्बर्ड होगा। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, और इसमें जो 2 चैम्बर होंगे, ऐसे 2 चैम्बर आप बना लेंगे, एट्रिया और वेंट्रिकल। एट्रियम लिख लेना, उसको ऑरिकल लिखा होगा तुम्हारे किताब में, ऑरिकल लिखा है ना? हाँ जी। वेंट्रिकल, तो वो टेक्निकली एट्रियम बोलना ज्यादा ठीक होता है। खैर एनसीईआरटी बुक ऑरिकल लिखा है तो लिख देते हैं ऑरिकल। तो ऑरिकल, और एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एट्रियम बोल देगा तो भी सही है। टेक्निकली एट्रियम ज्यादा सटीक शब्द होता है। वो आगे जब सर्कुलेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि एट्रिया और ऑरिकल में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं।
और कोल्ड ब्लडेड के लिए एक टर्म यूज किया है, पोइकिलोथर्मल। पोइकिलोथर्मल यानी अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। कोल्ड ब्लडेड दैट इज पोइकिलोथर्मल। ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, बॉडी का टेम्परेचर उनके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के जैसा ही घटता बढ़ता रहता है, तो ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मल। जैसे बाहर का तापमान 50 डिग्री तो उनका बॉडी का तापमान भी क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी 0 डिग्री। तो ऐसे एनिमल को बहुत ही इन्वायरमेंट अगर बदल रहा है तो उस बदले हुए इन्वायरमेंट में अपने आप को वो बदल नहीं पाते, कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। जैसे मान लो हम लोग का बॉडी में क्या है, टेम्परेचर एक फिक्स होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जाड़े में भी रहता है, गर्मी में भी रहता है ना। लेकिन मछली के साथ ऐसा नहीं है, ये वाली कार्टिलेजिनस फिश के साथ या बोनी फिश के साथ भी ऐसा नहीं होता। बाहर का तापमान जैसा होगा इनका बॉडी का तापमान भी वैसा ही हो जाएगा। एम्फीबिया में भी यही चीज होता है, रेप्टाइल में भी यही चीज होता है। तो ये जो पोइकिलोथर्मल कंडीशन होती है, लिख लेना, ये फिश में भी होता है, एम्फीबिया में भी होता है, रेप्टाइल में भी होता है। बर्ड और मैमल में ऐसा नहीं होता। तो पोइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड एनिमल पूछ दे तो खाली मछली में ही नहीं होगा, अभी आगे जब हम पढ़ाएंगे एम्फीबिया तो वहां भी होगा, रेप्टिलिया पढ़ाएंगे तो वहां भी होगा। तो पोइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड जो भी एनिमल होंगे, दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते, कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और इसीलिए इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। इसका दूसरा मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, बॉडी टेम्परेचर इनका कांस्टेंट नहीं होता है, टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, एक फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। और इनके बॉडी का टेम्परेचर लगातार बदलता रहता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, इसलिए मेढक को अगर पानी में रख के गर्म करो तो क्या होगा, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल ढूंढो मजा आ जाए। ठीक है, पानी में रख के ले जाओ पकड़ के मेढक, ठीक है, मेढक तो मिल जाएंगे ही, और गर्म करो, ठीक है, 40 डिग्री 50 डिग्री तो मर जाएगा। 50 डिग्री के ऊपर ही सारा एंजाइम क्या हो जाएगा, उसका डीनेचर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, बॉडी टेम्परेचर मेढक तो कोल्ड ब्लडेड है ना, वो तो और ज्यादा और जल्दी मरेगा। ठीक है, इसलिए देखते हो जाड़ा एकदम पड़ जाता है तो भी गायब हो जाते हैं मेढक, सब गायब नहीं हो जाते, और एकदम लू चलती है तो भी गायब हो जाते हैं। बरसात में ही निकलते हैं सब, उछलते हुए दिखेंगे तुमको गाड़ी उड़ी के बगल से अपने पैर के आसपास। कहां चले जाते हैं? वो जमीन में घुस जाते हैं, क्योंकि ठंडी के समय जमीन गर्म होती है और गर्मी के समय जमीन ठंडी होती है। जब मेढक ठंडी के समय पानी जमीन में घुस जाए तो उसको हाइबरनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और गर्मी के समय अगर जमीन में घुस जाए एस्टिवेशन कहते हैं। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता उसको बोला जाता है। ठीक है, वो इसलिए करते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर बदला है, अपने बॉडी का टेम्परेचर वो कांस्टेंट रख नहीं पाते हैं, तो वो दूसरे इन्वायरमेंट में जाने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई ऐसा इन्वायरमेंट हमको मिल जाए जहां अभी का जो इन्वायरमेंट है उससे हमको थोड़ी सहूलियत मिल जाए, राहत मिल जाए। कितने लोगों को समझ में आया? तो ये इधर उधर भागेंगे, माइग्रेशन दिखाएंगे, कुछ और करेंगे, क्योंकि इनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाता है। तो ये लिखा है एनसीईआरटी बुक में, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पोइकिलोथर्मल होते हैं, मतलब अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। याद कर लो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं उसको। ठीक है, अब इसके बाद लिख लेना, इसमें सेक्सेस जो है होते हैं वो सेपरेट होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि क्या होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होंगे। इसमें लिख लेना इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अभी क्लास पर का जब बात किए थे तो समझ में आया ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इनके लाइफ साइकिल, और ये जो होते हैं मोस्टली वीवी पैरस होते हैं। क्या होते हैं? वीवी पैरस, मोस्टली वीवी पैरस, वीवी पैरस होते हैं। ज्यादातर ये बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, और ज्यादातर मोस्टली। और लिख लेना, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। क्या? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाते हैं। अब इसके बाद ये भी लिख लेना, इसमें कुछ दो तीन स्पेशल फीचर्स दिए रहते हैं कुछ कार्टिलेजिनस फिश में। जैसे एक कार्टिलेजिनस फिश है जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। सम कार्टिलेजिनस फिशेस हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन,
इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं, बिजली का झटका मारती हैं ये सब। ये मछलियां जो है वो बिजली का झटका मारती हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन मसल का मॉडिफिकेशन है। किसका मॉडिफिकेशन है? मसल्स का मॉडिफिकेशन है। और इलेक्ट्रिक ऑर्गन इज प्रेजेंट इन, एग्जांपल लिख लोगे, टॉर्पीडो। टॉर्पीडो नाम की मछली जो होती है वो बिजली का झटका मारती है, करंट उसके बॉडी में फ्लो करता है, और वो जब आप उसको टच करेंगे तो आपको बहुत तेजी से, जैसे जैसे तार पकड़ लिए हो बिजली का, वैसे ही आपको झटका लगेगा। और जैसी जैसी मछली की औकात वैसा झटका। टॉर्पीडो में भी छोटी मछली, बड़ी मछली, टॉर्पीडो की कौन सी स्पीशीज है, 220 वोल्ट का करंट मारेगी, 1000 वोल्ट का मारेगी, कि पकड़े ही रह जाएंगे, छोड़े नहीं पाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा मछली के टाइप पर, उसका जो मसल है वो कितना ज्यादा जो है वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये लिख लेना। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर उसमें है क्या, पॉइजनस स्टिंग। पॉइजनस स्टिंग, पॉइजनस स्टिंग जो होता है वो पाया जाता है, एक जहरीला कांटा पाया जाता है, वो पाया जाता है स्टिंग रे में। उसका नाम क्या है? ट्राइगन। ट्राइगन की स्पेलिंग क्या है? TRYGON, ट्राइगन। तो ट्राइगन जो होता है इसमें पॉइजनस स्टिंग पाया जाता है, ठीक है। ये जहरीली मछली होती है, ठीक। और इसमें ट्राइगन का जो है, मैं दिखा दूं आपको, ट्राइगन जो है आप लोग देखे होंगे, इस तरह का होता है ट्राइगन, इस तरह से पंखा जैसा निकला रहता है, देखा इस तरह की मछली? ऐसा मछली देखा है कि नहीं देखा है? हाँ, ऐसा मछली देखा ना? तो यही है ट्राइगन होता है, और इसके ऊपर ये स्टिंग पाया जाता है, ठीक है। ये है पॉइजनस स्टिंग। क्या है ये? यहां पाया जाता है। ये पॉइजनस स्टिंग है बेटा, ये पॉइजनस स्टिंग है। और जब ये अपनी पूंछ हिलाती है तो ये पॉइजनस स्टिंग अगर ये घुस गया तो उसमें न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, कार्डियोटॉक्सिन्स होते हैं, कई तरह के टॉक्सिन्स होते हैं। तो ये ध्यान रखना। जब लोग डिस्कवरी चैनल पर देखते होगे, एनिमल प्लेनेट देखते होगे, कहाँ वो सब देखते होगे तुम लोग? देखते हो? कहाँ समय मिलता है किताब, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ करके वो सब देखने का? इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। सोच रहा था पढ़ाई से बताएंगे, हाँ देखते हैं। इतनी फुर्सत कहाँ है जी देखने की, ठीक है। चलो, तो ये इसलिए जरूरी है बताना, स्टिंग रे में पॉइजनस स्टिंग होता है क्योंकि एक जो एनिमल पर वर्क नहीं करते हैं जो लोग, तो एक जो है इथोलॉजिस्ट था, एनिमल बिहेवियर की स्टडी करता था, स्टीव इरविन। स्टीव इरविन जो है वो देखो तो क्रोकोडाइल पकड़ के भागने लगता था। वो ऑस्ट्रेलियन था, उसका काम ही था, वो भालू पकड़ लिया, क्रोकोडाइल पकड़ लिया, सांप जहरीले पकड़, नहीं दिखाते हैं लोग डिस्कवरी चैनल पर, हाथ से पकड़ लेते हैं। उससे ज्यादा डेयरिंग कोई हमने साइंटिस्ट नहीं देखा। और इसी डेयरिंग के चक्कर में समुद्र में कूद गया और उसको एक स्टिंगरे मिली। तो स्टिंगरे को एकदम ऐसे वैसे वो दिखा रहा था उसके आसपास जा करके, स्टिंगरे भी उसके पास आकर के ऐसे ऐसे नाच रही थी, और अचानक मारी जो है पंख, अपना पूंछ ऐसे मारी, और ये जो है सीधे ये उसके चेस्ट में ये धंस गया कांटा, और धंस गया। फिर वो चली गई। उसके बाद तुरंत बाहर आया, बाहर बोला कि हमको स्टिंगरे ने का जो पॉइजनस स्टिंग लगा, हमको तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। तो सब जानकार होते हैं ना, और एकदम लाइव दिखा रहा है वो, चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। और अस्पताल गया और 3 दिन बाद खत्म। इतना खतरनाक ये स्टिंग, ये इसका पॉइजनस वो होता है। तो वो इसलिए याद रखना आसान होगा। तो पॉइजनस स्टिंग जो है वो ट्राइगन में होता है। किसमें होता है? ट्राइगन। इसीलिए इसको स्टिंग रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिंग रे। तो लिख लेना स्टिंग रे, ट्राइगन, इसमें पॉइजनस स्टिंग होता है। आवाज नहीं, पॉइजनस स्टिंग होता है इसमें, ठीक। अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में एक तो हो गया डॉग फिश। डॉग फिश का नाम क्या है? स्कोलियोडॉन, डॉग फिश हो गया। दूसरा क्या है? प्रिस्टिस, प्रिस्टिस हो गया। सॉ फिश, सॉ फिश, सॉ फिश। प्रिस्टिस क्या होता है? सॉ फिश। मतलब इसका जो जबड़ा होता है, इसका जबड़ा जो होता है वो आरा देखा, लकड़ी काटने वाला, ऐसा होता है, ठीक इस तरह से होता है, इस तरह से इसका जॉ होता है।
देख रहे हो, ऐसे मुंह खोल के जब रेत के काट देगी तुमको, ठीक है। तो ये हो गया पिस्ट्रिस, सॉ फिश। और जो स्कॉलियोडॉन है उसको क्या बोलते हैं? डॉग फिश। डॉग फिश क्यों बोलते हैं? इसका मुंह कुत्ते जैसा होता है। कहाँ है डॉग फिश बोल रहे हैं? इसका मुंह तो है आरी जैसा, तो इसका मुंह कुत्ते जैसा होता है। क्यों बोलते हैं डॉग फिश? स्मेल, जैसे डॉग जो है बहुत दूर से चीजों को सूंघ लेते हैं, इनकी स्मेलिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है। तो कौन सी मछली है जिसकी स्मेलिंग पावर बहुत जबरदस्त होती है? क्या? स्कॉलिडॉन। एक बार इसी पर मूवी आई है, क्या? द जॉज। द जॉज, जॉज उसका ये जो है जबड़ा, ये मूवी का नाम है, एनिमल पर ये मूवी है। उसमें दिखाता है कि जो शार्क होती हैं वो ब्लड में, जरा भी ब्लड का एक बूंद भी अगर पानी में गिर जाता है तो वो उसको सूंघते हुए किलोमीटर से चली आती हैं और टूरिस्ट पर अटैक करती हैं। उसी पर मूवी बनी है। तो स्मेलिंग सेंस जो हम इसलिए बता रहे हैं कि जब कुछ मूवी बनती है तो उससे कुछ पता भी चल जाता है कि क्या फीचर है, किस फीचर को वो इंडिकेट कर रहा है। तो डॉग फिश इसलिए बोलते हैं स्कॉलिडॉन को क्योंकि इनकी स्मेलिंग सेंस बहुत ही पावरफुल होती है, लाइक डॉग्स, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा है? डॉग फिश पड़ा है। चलो तीसरा एग्जांपल क्या है बेटा? ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क ये सबसे बड़ी कार्टिलेजिनस फिश होती हैं। आवाज नहीं, ग्रेट व्हाइट शार्क क्या बोलते हैं? कार्चरडॉन। क्या नाम है इसका? कार्चरडॉन। CAR, कार, CHAR, चर, डॉन, कार को चर गई तो कार्चरडॉन। ठीक है, हो गया। और उसके बाद वो सब तो हो ही गया, ट्राइगॉन हो गया, इलेक्ट्रिक जो रे है जिसको हम टॉर्पीडो कहते हैं वो तो हो ही गया। अब एक बार पॉइंट देख लो, कोई चीज छूट रहा हो तो डिस्कस कर लें, जल्दी से देख लो बेटा। हाँ, तू सो रहा था क्या? हार्ट टू चैम्बर इनको अभी पता नहीं चला, अभी तक सो रहा था। टोपी हटा सर से पहले तो, हट हट बेटा, अब सही हवा लगने दे सर पर, तब ना समझ में आएगा, इसीलिए कह रहा हूं। हार्ट टू चैम्बर अभी बताया हूं कि एट्रियम ऑरिकिल वर्ड यूज किया हूं, कहां था क्लास में? ठीक हो गया। चलो अगला अगला क्लास डिस्कस करते हैं, ऑस्टिक्थीज। ऑस्टिक्थीज की स्पेलिंग क्या बेटा? OSTEI, टिकथीज, THYES। इसको बोलते हैं बोनी फिशेस। क्या बोलते हैं बेटा? बोनी फिशेस। अच्छा, ये जो बोनी फिशेस होते हैं इनमें एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? एंडोस्केलेटन किसका बना होता है? मेनली बोन का बना होता है। ऐसा नहीं कि इनमें कार्टिलेज नहीं होगा, मेनली बोन। ठीक है, मेनली बोन का बना होगा एंडोस्केलेटन। ठीक है, मतलब याद, अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बोनी फिश में केवल बोन पाया जाता, कार्टिलेज भी पाया जाता, तो क्या बोलोगे? कार्टिलेज भी पाया जाता। ठीक है, बोन तो होता ही है, और लेकिन कार्टिलेजिनस फिश में केवल क्या मिलेगा? कार्टिलेज। ये याद रखना, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा उसके बाद इनकी भी लिख लो, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। क्या होती है? बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी, बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी। ठीक, तीसरा लिख लोगे, ये मरीन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। मरीन एंड फ्रेश वाटर, मिला कि नहीं मिला ये चीज? हाँ, तो ये मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों होते हैं, जबकि कार्टिलेजिनस फिश क्या थी? मोस्टली मरीन। 100 में से 90 मरीन होंगी, 10 फ्रेश वाटर होंगी। ये क्या है? 40-50 समझो, 50 फ्रेश वाटर, 40 क्या होंगे? समुद्र। इस तरह से, तो इसलिए मरीन और फ्रेश वाटर बोल देंगे इसको। उसके बाद लिख लेना, इसमें माउथ जो होता है, माउथ यूजुअली टर्मिनल, बता चुके हैं, माउथ यूजुअली टर्मिनल, इसमें माउथ टर्मिनल होता है। और इसमें कितने पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं? 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स। तो गिल्स के कितने पेयर होते हैं? 4 पेयर। ठीक है, उसके बाद लिखना, इनका गिल नेकेड नहीं होता है, गिल के ऊपर ऑपरकुलम होता है। तो लिख लोगे कि गिल कवर या ऑपरकुलम प्रेजेंट, गिल कवर, या इसी को बोलते हैं ऑपरकुलम, ऑपरकुलम प्रेजेंट। ठीक है,
इनके बॉडी के ऊपर स्केल पाए जाते हैं, लेकिन वो प्लेकोइड स्केल नहीं होते हैं, टीनोइड स्केल और साइक्लॉइड स्केल होते हैं, अलग तरह के स्केल होते हैं। उसमें दो प्लेट नहीं होगी, उसमें सिंगल प्लेट ही होगी, ध्यान रखना। तो यहां लिख लेना, बॉडी इज कवर्ड बाई, बॉडी इज कवर्ड बाई, बॉडी इज कवर्ड बाई साइक्लॉइड एंड टीनोइड स्केल्स। टी साइलेंट है टीनोइड में, टीनोइड स्केल्स। तो बॉडी जो है वो ढकी रहती है साइक्लॉइड स्केल से और टीनोइड स्केल से, ठीक है। इसके बाद इसमें आप मेंशन कर लेंगे एयर ब्लैडर प्रेजेंट। और जब एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा बेटा, तो इनको लगातार नहीं तैरते रहना है, ये अपने फिन्स को आराम भी दे सकते हैं, हवा भर लेंगे और हवा उनको एक कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन रखेगा, ठीक है। उनको नीचे जाना होगा तो हवा निकाल लेंगे उस ब्लैडर में से। तो एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट, इट रेगुलेट बुयोंसी, इट रेगुलेट्स बुयोंसी। ये बुयोंसी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। बुयोंसी की हिंदी होती है उत्प्लावन, ठीक है, कितना ऊपर उठ सकती हैं, कितना नीचे जा सकती हैं, इसको क्या बोलते हैं, बुयोंसी। तो एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा जिससे कि बुयोंसी को रेगुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, नॉर्मल हार्ट का जैसे डिस्कशन करते हैं, हार्ट टू चैम्बर्ड, हार्ट टू चैम्बर्ड, हार्ट टू चैम्बर्ड। अच्छा, हार्ट टू चैम्बर्ड होगा, यानी इसमें भी एट्रिया और वेंट्रिकल होंगे, एट्रिया और वेंट्रिकल होंगे इसमें भी। एट्रिया बोले तो ऑरिकल जो एनसीईआरटी बुक में लिख रहा है उस हिसाब से, तो एट्रियम लिख लेना बेटा, सिंगुलर होता है, तो एट्रियम या ऑरिकल। और दूसरा क्या है, वेंट्रिकल। और ये भी लिख लेना कि ये पॉइकिलोथर्मल होते हैं, यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मल अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसके बाद लिख लेना, इनमें फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होगा। क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाएगा। और ये ओवी पैरस होते हैं, क्या होते हैं, ओवी पैरस, ओवी पैरस होंगे, ओवी पैरस होंगे। और डेवलपमेंट क्या होगा, उनमें भी लिख लेना, कार्टिलेजिनस फिश में भी डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा और बोनी फिश में भी डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, कोई लार्वा नहीं बनता है, तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट मेंशन कर लेना, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो होगा वो डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो अब बेसिक चीज अगर आप देखें तो सारी चीजें अगर हम कंपेयर करें कार्टिलेजिनस फिश से, सारी चीजें कंपेयर करें कार्टिलेजिनस फिश से, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा चीज कॉमन है, कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है। जैसे देखो डिफरेंस कहां कहां पर आ रहा है, एक तो ऑपरकुलम का डिफरेंस है, दूसरा एयर ब्लैडर का डिफरेंस है, तीसरा माउथ की पोजीशन का डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस है स्केल का, ठीक है ना, और पांचवा डिफरेंस है क्लैस्पर का। एक में क्लैस्पर होता है मेल में, और जो कार्टिलेज जो बोनी फिश है उसमें क्लैस्पर नहीं होता है। ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो और फर्टिलाइजेशन का डिफरेंस होता है, एक में इंटरनल एक में एक्सटर्नल। ओवी पैरस है कि वीवी पैरस है, इसका डिफरेंस होता है। तो तुमको जो है 8 डिफरेंस मिलेंगे, और इन्हीं डिफरेंस को अगर तुम याद रखोगे, और बाकी चीज तो कॉमन है। कॉमन में क्या है, हार्ट में 2 चैम्बर, कोल्ड ब्लडेड, हार्ट में 2 चैम्बर और कोल्ड ब्लडेड, यही है ना। और स्ट्रीमलाइन बॉडी, बॉडी का क्या होना, स्ट्रीमलाइन होना। तो ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं, ये कुछ क्या है, कॉमन फीचर्स है। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पर। इसके एग्जाम्पल में लिख लो कुछ एग्जाम्पल में। एक तो है फ्लाइंग फिश, क्या है, फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली, एक्सोसीटस। बेटा उड़ने वाली मछली का मतलब है कि पानी में तैरते तैरते इतना लंबा छलांग मारती है, हवा में काफी देर तक रहती है, फिर पानी में डूब जाती है, तो मतलब वो सॉल्ट करके चलती है,
पानी में तैरेगी, फिर उछलेगी हवा में, फिर पानी में गिरेगी, फिर थोड़ा तैरेगी, फिर उछलेगी, फिर पानी में गिरेगी, तो हॉप कर करके चलती है वो। तो इसलिए जब तक वो हवा में रहती है तो लगता कि उड़ रही है, और काफी लंबा हवा में जब उड़ती है तो कम से कम 20-20 मीटर, 40-40 मीटर की छलांग लगाती है। ओलंपिक मेडल उसी को मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? कितना लंबा छलांग मारती है। सोचो पानी वाला एनिमल जिसको कोई, जो पानी है नीचे, उसको कोई बेस नहीं मिल रहा है जिससे कि थर्स्ट लगाए। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको फ्लाइंग फिश का कुछ चलने का तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है फ्लाइंग फिश का? हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। सी हॉर्स बेटा, ये फ्लाइंग फिश समुद्री है कि नदी वाली है? कुछ कुछ लिखा है? लिखा है? हाँ, हिप्पोकैम्पस। ये दोनों बेटा, इसमें तो सी लिख दिया तो समझ में आ जाएगा, हिप्पोकैम्पस। तो ये दोनों मछली समुद्री हैं, मरीन। ठीक है, अच्छा, फ्रेश वाटर फिश में 3 नाम दिया है। फ्रेश वाटर फिश, ये तो मरीन फिश का एग्जाम्पल था। बोनी फिश का ध्यान रखना है, कौन सी मछली है? बोनी फिश है। ये बोनी फिश का एग्जाम्पल चल रहा है बेटा। तो फ्रेश वाटर फिश में 3 एग्जाम्पल है। एक तो रोहू, ठीक है, रोहू का जो साइंटिफिक नेम है क्या है? लेबियो, लेबियो है। उसके बाद दूसरा है कटला। कटला का कॉमन नेम है KATLA, और साइंटिफिक नेम भी कटला ही है, लेकिन सी से शुरू होता है, CATLA। तो गलती मत कर देना, कौन वाला साइंटिफिक है? बोलते दोनों को ही कटला है। ये के अगर आ गया नाम में तो कॉमन नेम है, सी आ गया तो साइंटिफिक नेम है। काहे लड़की जैसा मुंह पर हाथ रख के हंस रहा है? पूरा हंस खोल, मुंह खोल के हंस, ठाका मार के हंस रावण जैसा। रोहू हो गया, कटला हो गया, ऐसे मुंह पर हाथ रख करके की हंस रहा है, मतलब ऐसे हंस रहे। अरे हंसो यार, लड़के जैसा हंसो ना, हम भी हंसे तुम्हारे साथ है। हंस भी नहीं पा रहे हो, अपनी हंसी को दबा रहे हो। हंसी का गला मत घोटो, हंसी निकलने दो, नहीं तो कुछ और निकल जाएगा। ठीक है, रोहू हो गया, कटला हो गया। उसके बाद क्या है? मांगुर। मांगुर, ऐसी बेइज्जती करेंगे जीवन भर याद रखोगे। मांगुर, वो टीचर ही क्या जिसको हाथ उठाना पड़े, वो टीचर ही क्या जिसको हाथ उठाना पड़े। बात की मार ज्यादा लगती है, मालूम नहीं मालूम है? हाँ, तो मांगुर हो गया। क्लेरियास, क्लेरियास, वो मेरे कोटा वाली कहानी सुनो कि नहीं सुनो? अक्सर सुनाते हैं, आशा पारेख वाली, नहीं सुना है? एक बार क्या हुआ, मैं बार बार बोलता था, अक्सर बोलता है ये जुल्फी उल्फी काट के हटाओ, लाओ बाल काट के लाओ, थोड़ा है ना, कंघी उंगी ना करना पड़े, बाल गंजा कर लो, ज्यादा बढ़िया समय बचेगा। ठीक है, एक लड़का था, मैं कोटा में क्लास ले रहा था, तो अच्छा, वो था, वो था क्या बोलते, क्रैश कोर्स था। वो 2-3 महीने का कोर्स था, जैसे सिलेबस खत्म हो जाता है ना, तो 2-3 महीने के लिए बच्चे आते हैं। तो बच्चे जब आया तो सब बच्चे पढ़ रहे थे। अचानक वो टाइम से नहीं आया, थोड़ा लेट में आया। तो जब बच्चा लेट में आएगा तो मैं देखूंगा ना कौन आ रहा है, नजर पड़ जाएगी, नहीं तो आके बीच में बैठा शायद नजर ना पड़ती। तो आया, तो ऐसे जब कमरे से घुसा तो मैं उसको ऐसे देखने लगा। तो आया तो उसका बाल जब देखा तो पूरा जूड़ा उड़ा बांधे हुए था, इतना लंबा बाल। तो पहले तो कंफ्यूज हो गया कि लड़का है कि लड़की है। ठीक है, वो पूरा बाल, लंबा बाल जो है, वो पूरा बाल जो है लगाए हुआ था, विग नहीं, उसका नेचुरल बाल था वो। तो जाके फिर बैठ गया वहां पर, उसका हम पढ़ाने लगे, लेकिन उसको ऐसे देखते थे, ऐसे ऐसे करके देखना शुरू कर दिया उसको ऐसे ही। तो जब देखते थे तो आगे जो बच्चा बैठा रहता था उसके पीठ के पीछे वो भी ऐसे छुपने लगता था, तो हम और ऐसे जाके देखते थे उसको। ठीक है, तो उसी में पढ़ाते पढ़ाते पूछे कि बेटा इसका क्या आंसर होगा। देखो होता क्या है, अगर बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं उसको परेशान करने की। लेकिन अगर पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहा है तो मैं तो परेशान कर डालूंगा उसको, कि मेरी भूमिका, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुमको भगा, मतलब तुमको इतना परेशान करूं कि या तो पढ़ने के लिए मजबूर जाओ, या तो माँ बाप को बोल दो हमसे नहीं हो पाएगा, हमको नहीं पढ़ना है। मेरा जिम्मेदारी है, मैं आपके साथ जस्टिस करता हूं ये। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसको बोले नहीं बता पाए। फिर 1-2 ऐसे दूसरे से पूछे, तीसरे से पूछे, फिर उसकी बारी आई, नहीं बता पाए। हम के खाली आशा पारेख की तरह बाल ही संवारेगा कि कुछ पढ़ेगा भी। जब आशा पारेख बोले तो जो आशा पारेख समझते होगा ना, पुराने जमाने की हीरोइन,
तो जूड़ा ओड़ा पुराने जमाने में देखो कैसे बांधते थे, औरतों को देखो, पुरानी हीरोइनों को जूड़ा ओड़ा खूब जबरदस्त बड़ा सा चिड़िया का घोंसला जैसा जो है वो जूड़ा ओड़ा बनाते हैं, सब बनाते थे पहले। और लिटरली उसका बाल ऐसे ही था, मतलब वो दिन भर हमें लगता है 24 घंटे में से 8 घंटा खाली बाल ही संवारता होगा, शैम्पो उम्पो क्या क्या करता होगा, तब जाके वैसा बाल बनता होगा। हम कहे, उसके बाद उसको खड़ा किए, हम के बेटा क्या लेके सर पर घूम रहे हो, ओलंपिक फीफा कब जीते हो क्या, इसको लेके घूम रहा है तू है। और उसके बाद हमने कहा ऐसा है कि कल ये जूड़ा जूड़ी जो है दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, हम अपने क्लास में जूड़े के साथ नहीं घुसने देंगे, ठीक। उसके बाद उस दिन पढ़ा उड़ा, अगले दिन फिर मैं क्लास में आया, तो अगले दिन फिर क्लास में आया तो पढ़ा रहा था, तब तक मुझे याद आया वो जूड़े वाला। तो हम फिर पूछे, अरे आशा पारेख आया है कि नहीं आया है? तो बच्चे कहे कि नहीं सर नहीं आया है। तो सब, अब वो सब क्या हुआ कि वो सब भी जान गए, उसमें उसके एक दो दोस्त भी बैठे होंगे, उसको बताए होंगे हॉस्टल में, उसके कोटा मतलब बच्चे हॉस्टल में ही रहते हैं, माँ बाप से दूर रहते हैं, तो जूड़ा रखे कुछ रखे कौन देखने आ रहा है, ठीक। उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर हमको याद आया, क्योंकि दिखा नहीं, तो हम 3-4 दिन बाद फिर कहे, अजी आशा पारेख आया है कि नहीं? तो बीच में से आवाज आ रही है, सर प्रेजेंट, आए हैं सर आए हैं। वो आशा पारेख खुद बोल रहा है कि हम आए हैं, और पूरा बाल टकला करा लिया था। क्या करा था? टकला करा लिया था। तो 2-3 दिन सोचा होगा कुछ नहीं सोचे, तो हम कहे यार ये तो बहुत अच्छा काम किए, फिर सबसे ताली बजवाए, हम कहे खड़े हो ताली बजाओ इसको, तुरंत फौरन सब तुरंत ताली बजाए सब। तो वही मैं कह रहा हूं आपको, तो बच्चे जो है ना वहां पर, और उसके बाद कितना भी वहां उनको डांटो, लेकिन डांट को समझते हैं बच्चे, उनको मालूम है कि हमारा कोई आपसे कोई व्यक्तिगत वो थोड़ी ना है, मैं जैसे आपके लिए वैसे अपने बच्चे के लिए भी हूं, वो आप सब मेरे बच्चे ही तो हैं। अगर मैं किसी को डांट दिया, अब जैसे कल की क्लास है, कल देखो आज देखो सब लोग राइट टाइम हो गए कि नहीं हो गए? सब हो जाएंगे राइट टाइम। आपको जितनी आराम, यार मरीज है 8 बजे टाइम ऑपरेशन का, मर जाएगा हार्ट अटैक से, और तुम आओगे डॉक्टर साहब आएंगे अभी 8 बजे सर्जरी है, 8:20 पर आ रहे, 8:05 पर आ रहे, पर सर 3 ही, एक पेरेंट फोन कर दी रजनीश को कि सर 8:03 पर दरवाजा बंद हो गया। हम कहे 3 मिनट, ये तो 8 बजे ही बंद हो जाना चाहिए था। ये कौन सा तरीका भाई, लेट आओ तो जस्टिफाई करो, 3 मिनट 4 मिनट, कोई कहेगा सर 5 ही मिनट तो हुआ। भैया 8 बजे क्लास शुरू होने का टाइम है, आपके आने का टाइम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। और तुम सोचो, जब तुम लोग सोचो, खुद इमेजिन करो कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं, बीच बीच में आओगे, टेबल हिलता है, इधर से डिस्टरबेंस होता है, ध्यान जो है वो भंग होता है। पढ़ाई कंसंट्रेशन की चीज होती है। अगर तुम कोई न्यूमेरिकल लगा रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कोई चीज समझने की कोशिश कर रहे हो, बीच में आवाज आएगी, कोई बातचीत करेगा, तो वो चीज तुम अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पाओगे। तो पढ़ाई के लिए भी ये जरूरी है कि आप क्लास में टाइम से आइए, और जब आप टाइम से आएंगे तो फिर चीजें क्या दिक्कत है, आप कुछ तो डिसिप्लिन मेंटेन करो अपने लाइफ में। एक चीज हमेशा अपने लाइफ में अच्छा बना लो, सब चीज तो खराबी है तुम लोगों में, ठीक है ना, तो एक अच्छा बना लो। खराब मतलब समझ रहे हो ना, सब चीज खराब का मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं है तो लोग क्या कहते हैं, बेकार है, खराब है, और जैसे ही सिलेक्शन हुआ, अरे हम वही हैं क्या, लगता है कि हम वही हैं क्या। यही मौसी, यही बुआ, यही फूफा फोन करते थे रोज सवेरे उठ के, क्या हुआ, रिजल्ट निकला, कुछ हुआ कि नहीं। हमको नहीं चिंता है कि आज रिजल्ट निकलने वाला, वो भोर में 4 बजे से घंटी बजा रहे हैं, हुआ क्या हुआ, अरे अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी 7 बजे आएगा, 7 बजे पहले ही फोन आ गया 6:50 पर, क्या हुआ, अरे आपका पेट क्यों गड़ रहा है, होगा तो खुद ही बता देंगे भाई, हम आपके खुद मिठाई लेके आएंगे। तो ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, करते कुछ नहीं है, खाली खोद के परेशान करते हैं, बता दे रहे हैं, मामा काका फूफी खालू मामू नानू, ये सब बेमतलब के हैं। रिश्तेदार किस बात के होते हैं, सपोर्ट करने के लिए, मेंटल। और जो पेरेंट होते हैं वो कुछ नहीं बोलते, कुछ पेरेंट तो एकदम धुनना शुरू कर देते हैं उसी दिन अगले दिन, नहीं समझ रहे, कुछ पेरेंट धुनने वाले भी होते हैं क्योंकि आज ही जा चुके रहते हैं। देखो अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम ध्यान से ईमानदारी से पढ़ोगे, दिन रात मेहनत करोगे, तुम्हारे पेरेंट्स देखते हैं, माँ भी जग के उठ के आती है, चाय ले लो बेटा, 2 बजे रात में जग के पढ़ रहे हो, ठीक है। और अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो, घूम रहे हो, और उसके बाद नहीं हुआ 1 साल 2 साल 3 साल, तो पिता तो पटक के मारेगा ही वहीं पर। तुमको देख रहे कि तुम पढ़ ही नहीं रहा, तो लात तो खाओगे ही नहीं खाओगे, मार दिए आप बहुत, आप में प्रोलैक्टिन की कमी है,
तो इंजेक्शन लगवा दो प्रोलैक्टिन का कि हमेशा प्रेम ही करते रहे तुमसे, सिलेक्शन ना हो तब भी चलो बेटा चलो चलो, तुमको चौधरी का रसगुल्ला खिलाया, बहुत बड़ा काम किया, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा नाम रोशन कर दिया, हम भी उसी तरह चोर थे, तुम भी चोर निकल गए। वही ना बोलेगा, क्या बोलेगा, कैसे कैसे समझाएगा भाई बच्चों को, यही ना बोलेगा, अपने कोई बोलेगा फिर कि हमारी वजह से तो है ये, जीन्स तो उन्हीं का है ना। अच्छा, आप यकीन करिए जब कई बार बच्चे पेरेंट्स से परेशान हो जाते हैं, बच्चे कई बार पेरेंट्स से परेशान हो जाते हैं, भाई मेहनत कर रहा नहीं हो रहा है। अब कुछ पेरेंट ऐसे भी होते हैं कि उसको मतलब सुई लगाते रहेंगे, क्यों नहीं हुआ, नहीं पढ़ रहा, तेरा नहीं होगा। भाई नहीं डिमोरलाइज करो, भाई पढ़ रहा है, एक दिन बोल दिए, 2 दिन बोल दिए, कुछ पेरेंट की भी गलती है। रोज रोज जो है या तो इतना पैम्पर कर दो, और नहीं तो फिर इतना ज्यादा जो है उसको क्या स्कोल्ड करो तुम। तो ऐसे भी कुछ कुछ क्रूर सिंह टाइप के पेरेंट को हम बुलवाते हैं अपने पास। अब बुलवा के बोलते हैं कि सर देख बताइए, इतना पैसा, क्या बोलते हैं, इतना पैसा खर्च कर दिया, इतना दिन खर्च कर दिया, तो हम क्या एहसान किए? आप अपने बच्चे के लिए, अपने सुख के लिए कर रहे हैं, और जीन्स तो आप ही करना है, तो कैसे सिलेक्शन होगा? अपने को कोसिए आप, बोलना पड़ता है भाई हमको, जब नहीं हमारी बात समझ में आती है। हम क्या, देखिए बच्चे को सुविधा देना अलग चीज होती है, आपको एहसान नहीं कर रहे, बस आप ये देखो कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और आप अचानक से आज जगेंगे तो आज नहीं पढ़ेगा, इसके लिए आपको 4 साल 5 साल पहले से वो माहौल डेवलप करना पड़ता है। पेरेंट क्या कहते हैं जानते हो? वो बच्चा डिसाइड करेगा उसको क्या करना है। कौन डिसाइड करेगा? क्लास 7th में पढ़ रहा बच्चा, क्लास 8th में पढ़ रहा, क्लास 9th में पढ़ रहा, और पेरेंट कहता है कि वो बच्चे को उससे छोड़ देना चाहिए फ्री, वो डिसाइड करेंगे हम के। अच्छा, अभी न्यूरॉन तो 24 साल तक डेवलप हो रहा होता है, वो डिसाइड करेगा कि क्या बनना है। तुम किस लिए हो भाई उसके आसपास? उसको रास्ता दिखाने के लिए तुम ही हो ना, तुम ना उसको एक डायरेक्शन दोगे। डायरेक्शन देने का मतलब नहीं कि एक ही दिन पकड़ के मोड़ के स्प्रिंग बना दिए उसको, ये नहीं होता है। वो लोहा नहीं है कि एक ही दिन उसको जो है मशीन में डाले, आलू डाले, सोना बन के निकल गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। उसको आप हर साल दर साल उसको आप ट्रेन करते हैं, तब जाकर के वो बनता है कुछ। तो हम कोचिंग बदल लेंगे तो सिलेक्शन होगा नहीं, तुम अपने आप को बदलोगे तब सिलेक्शन होगा, अपने आप को बदलो तुम। तो इसीलिए मतलब मुझे लगा कि ये सब चीजें चलती रहती हैं, यहां ये भी कुछ मोटिवेशन ले लो कि तुम ही अपने लिए जिम्मेदार हो, कोई तुम्हारे काम नहीं आने वाला, दोस्त पेरेंट कुछ नहीं। पेरेंट की जिम्मेदारी बस वहीं तक है कि तुमको नौकरी मिल जाए, तुम अच्छे कंडीशन में आ जाओ, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी शुरू होती है कि तुम पेरेंट की देखभाल करो, अपने आगे जो भी फ्यूचर है उसको देखो तुम, ठीक है। लेकिन वो तभी हो पाएगा ना जब कुछ बनोगे, और नहीं कुछ बनोगे तो बहुत बहुत रास्ता टफ है, रास्ता टफ है लाइवलीहुड के लिए। पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है इज्जतदार तरीके से, क्योंकि नौकरी से लाइफ नहीं चलती, और नौकरी की स्थिति बहुत खराब है। सेल्फ सस्टेन्ड काम ही करना आदमी को सेटिस्फैक्शन देता है और आपकी लाइवलीहुड को अच्छा रख सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जो भी काम करो ईमानदारी से करो। घूमो तो खाली घूमो, पढ़ाई का मत सोचो, पढ़ो तो जम के पढ़ो, दो माइंड में नहीं रहना, तैयारी अगर कर रहे हो तो पूरा जम के मेहनत करो। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, ठीक है। तो ये देखो, ये फ्रेश वाटर फिश है, रोहू हो गया, कतला हो गया और मांगुर, लेबियो, ठीक है, कटला और क्या हो गया, क्लैरियस। यहां पर बस ये मैं कहना चाह रहा था कि ध्यान रखना के और सी का। बेटा के रहेगा तो कैसा नेम है, कॉमन नेम, सी है तो साइंटिफिक नेम। ये चीज ये बच्चा अक्सर जो है वो गलती कर जाता है। उसके बाद फिर लिख लेना कुछ एक्वेरियम फिशेस का नाम लिखा है, जो घरों में लोग एक्वेरियम लगाते हैं ना, तो एक्वेरियम फिशेस में लिख लो। 2 तरह की मछलियां होती हैं एक्वेरियम में, एक तो बहुत छोटी सी होती है, बदमाश हुई, सबको काटती रहती है उसी में, तो उसको फाइटिंग फिश लिखा होगा। क्या लिखा है बेटा? फाइटिंग फिश। फाइटिंग फिश किसको बोलते हैं बेटा? फाइटिंग फिश को बोलते हैं बेटा, BETTA। और दूसरा होता है, बहुत सीधी सादी मछली होती है, एंजल फिश, टेरोफाइलम, पी साइलेंट है, टेरोफाइलम। तो ये हो गया बोनी फिश के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है ना, ये याद रखना आप। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। उसमें देख लो कोई पॉइंट देख लो बेटा, कोई छूटा तो नहीं। एक बार रीड जरूर कर लिया करना।
कोई छूटा तो नहीं है? अब आता है नेक्स्ट क्लास, क्या? एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया। बेटा एम्फीबिया टर्म ग्रीक वर्ड से बना है, दो ग्रीक वर्ड से बना है, एम्फी और बियोस। एम्फी और बियोस। एम्फी मतलब होता है डुअल, और बियोस मतलब होता है लाइफ। ऐसे एनिमल जिनकी दोहरी जिंदगी होती है, डुअल लाइफ होता है। एनिमल हैविंग डुअल लाइफ, एक लाइफ पानी में होती है और एक लाइफ लैंड पर होती है, टेरेस्ट्रियल। तो इसीलिए लिखा रहता है कि एम्फीबियंस जो हैं उनकी डुअल लाइफ होती है। ठीक है, डुअल लाइफ का मतलब हो गया लिव ऑन लैंड, लैंड पर भी रहते हैं यानी टेरेस्ट्रियल होते हैं ये, और एक्वेटिक भी होते हैं। लिव इन वाटर, पानी में भी रहते हैं ये, यानी दोनों जगह जिंदा रह सकते हैं। एक्वेटिक भी होते हैं ये। सेम एनिमल पानी में भी रहता है और जब मर्जी पानी में चला जाएगा, जब मर्जी लैंड पर चलाएगा। ठीक है, तो इसलिए इनको एम्फीबिया कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिख लेना कि सबसे पहले क्लास है जिनमें लिम्स आया। क्या आया? लिम्स। इसलिए लिम्ब का जिक्र करता है। इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं यूजुअली, तो लिख लोगे 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट। तो सबसे पहला ग्रुप है जिनमें लिम्स मिलेगा आपको, और वो जो है 2 पेयर मिलेगा, एक पेयर आगे वाला और एक पेयर पीछे वाला। ठीक है, अब इसमें कुछ एम्फीबिया हैं जिनमें लिम्ब नहीं पाया जाता। उसका नाम देखो सबसे नीचे लिखा होगा, इक्थियोफिश लिखा होगा, लिम्बलेस एम्फीबियन। लिखा कि नहीं लिखा है? तो कौन सा एम्फीबिया है जिसमें लिम्ब नहीं होता? इक्थियोफिश। तो यहां लिख लेना, एक्सेप्शन लिख लेना बेटा, एक्सेप्शन लिख लेना लिम्बलेस एम्फीबियन का नाम, लिम्बलेस एम्फीबियन का नाम लिख लेना इक्थियोफिश। इक्थियोफिश, तो इक्थियोफिश जो होता है वो लिम्बलेस एम्फीबियन होता है। ठीक है, तो लिम्ब वाली बात हो गई, कहां रहते हैं वो बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद लिख लेना इनकी बॉडी में 2 पार्ट होता है। बॉडी इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। सिर और धड़ होता है इनके बॉडी में, लेकिन कभी कभी पूंछ भी देखा जाता है, कभी कभी पूंछ भी देखा जाता है। जब ये हेड और ट्रंक की बात करते हैं तो फ्रॉग का देखो, फ्रॉग का चित्र दिखा है ना, उसमें सर दिख रहा है और बाकी बॉडी दिख रही है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। और वहीं बगल में देखो सैलामेंडर भी दिख रहा है, तो उसमें हेड भी है, ट्रंक भी है और टेल भी है। तो लिखोगे टेल में ऑल्सो भी प्रेजेंट, टेल में ऑल्सो बी प्रेजेंट। तो हेड ट्रंक के साथ साथ टेल में ऑल्सो बी प्रेजेंट, तो लिख लेना सैलामेंडर। एग्जाम्पल क्या लिख देना? सैलामेंडर। तो सैलामेंडर में बॉडी में 3 हिस्सा होगा, हेड ट्रंक एंड टेल, हेड ट्रंक एंड टेल। जबकि फ्रॉग में बॉडी में 2 ही हिस्सा होगा, हेड एंड ट्रंक। तो जो हेड और ट्रंक वाली बॉडी है इसका एग्जाम्पल होगा फ्रॉग। ठीक है, और हेड टेल और ट्रंक वाली जो बॉडी होगी उसका एग्जाम्पल होगा सैलामेंडर। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते, बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होते। अभी मछली की बॉडी थी ना, उसके ऊपर क्या था? स्केल्स। तो लिखोगे स्केललेस होता है, स्केल्स एब्सेंट, स्केल्स एब्सेंट, स्केल्स एब्सेंट। तो इनमें स्केल नहीं पाया जाता है, एब्सेंट ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर स्केल्स नहीं होता। ठीक है, अच्छा इनमें जो है, इनमें अगर तुम इनका बॉडी देखो, जैसे मान लो मेढक है, तो इनमें क्या होगा कि ये मान लो आंख पाई जाती है, तो आंख में आईलिड होता है। क्या होता है? आईलिड, अपनी पलक झपका सकते हैं ये, तो आई विथ आईलिड। तो ये लिख लेना आई विथ आईलिड, आई विथ आईलिड। ठीक है, आईज विथ आईलिड। और इनमें आंख के ठीक पीछे कान का पर्दा दिखाई देता है, टिम्पैनम। कान के पर्दे को क्या बोलते हैं बेटा? टिम्पैनम या ईयर ड्रम। तो ये हो गया ईयर ड्रम, यानी टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, लिखा होगा टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, रिप्रेजेंट्स द ईयर। अब हमने तुमको पहले भी बताया था, पता नहीं ध्यान दियो कि नहीं, कान मछलियों में भी होता है, लेकिन वो ऊपर से कहीं दिखाई नहीं देता, वो इंटरनल ईयर होता है।
लेकिन इनमें कान ऊपर से दिखाई देता है, वो कवर रहता है, झिल्ली से कवर्ड रहता है, उस झिल्ली को क्या बोलते हैं? टिम्पैनम। क्या बोलते हैं? टिम्पैनम। उसमें ये इस तरह से एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। किसी मेढक को देखा कान लेके घूमते हुए? नहीं। कान तो होता है, एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, इसको ईयर पिन ना बोलते हैं, ये नहीं होता। हम लोगों में कान का पर्दा अंदर है, हम लोगों में कान का पर्दा अंदर है। वही कान का पर्दा मेढक में स्किन के सरफेस पर आ जाता है। कितने लोगों को समझ में आया? तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, और यहां टिम्पैनम का मतलब होता है ईयर ड्रम। क्या होता है बेटा? ईयर ड्रम। टिम्पैनम मतलब ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम हो गया, आईज विथ आईलिड हो गया, ठीक है। इनमें 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। बॉडी में डिवीजन हो गया, हेड और ट्रंक हो गया। ये बात क्लियर हो गया? स्किन के ऊपर कोई स्केल नहीं पाया जाता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, इसमें बॉडी में एक पाउच होता है जिसको क्लोएका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोएका। तो क्लोएका में एलिमेंट्री कैनाल आके खुलता है, क्लोएका में यूरिनरी ट्रैक्ट आके खुलता है, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट आके खुलता है। यानी कि ये जो क्लोएका है, क्लोएका से 3 चीजें बाहर निकलती हैं। क्लोएका एक चैम्बर है। क्लोएका क्या है? एक चैम्बर है। क्लोएका इज अ कॉमन चैम्बर। याद रखना, क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है। क्लोएका इज अ कॉमन चैम्बर। अ कॉमन चैम्बर। सबसे पहले क्लोएका इसी में मिलना शुरू होता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और टिम्पैनम भी यही मिलना शुरू होता है। वो मेन पॉइंट ही बता रहा है, जो इसी क्लास से शुरू होता है। तो क्लोएका इज अ कॉमन चैम्बर, ठीक है, इन विच ओपन्स द एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम गट लिख देते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट आके खुलता है, मतलब उसमें यूरिन भी आता है, फीकल मैटर भी आता है, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, गैमीट्स भी आते हैं, एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी गैमीट भी आता है। मतलब सोचो, एलिमेंट्री कैनाल है, ये मान लो गट है, तो इससे फीकल मैटर भी आएगा। यूरिन, ये मान लो यूरिनरी ट्रैक्ट है, तो इससे यूरिन भी आएगा। और ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, मतलब इससे गैमीट भी आएगा। समझ में आया? यानी इससे फीकल मैटर भी निकलेगा, इससे यूरिन भी निकलेगा, और इससे गैमीट भी निकलेगा। कितने लोगों को समझ में आया? तो क्लोएका एक कॉमन चेंबर होता है इनके बॉडी में, ठीक है, ये याद रखना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे।